निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मां विराजाओ मेरे कंठ वाणी, वृष्टि आशीष की हो भवानी। मां विराजाओ मेरे कंठ वाणी, वृष्टि आशीष की हो भवानी। लक्ष्मी लोक की वेदना को, लक्ष्मी लोक की वेदना को वो दिखाऊं जिसे भेदना हो। भाग्य को जीत ले यत्न ऐसे, सिंधु से खोज ले रत्न जैसे। कर्म के यज्ञ से भस्म लेकर, कर्म के यज्ञ से भस्म लेकर, धर्म की राह में मर्म देखी। मां विश्वबंधुत्व की भावना, राग विद्वेष का भावना हो। विश्वबंधुत्व की भावना हो, राग विद्वेष का भावना हो। मंत्र सत्यम शिवम विश्व पूजे, मंत्र सत्यम शिवम विश्व पूजे। गीत सद्भावना भूमि गूंजे। मां गिरा की करूं अर्चना में, शारदे की करूं वंदना में, शारदे की करूं वंदना में, शारदे की करूं वंदना में। नमस्कार। आज के इस सारस्वत आयोजन में आप सभी का स्वागत है। यह संयोग ही है कि मिथिला जो ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है, आज उसी मिथिला के परम यशस्वी पुत्र पंडित श्री प्रमोद झा शास्त्री जी के प्रयास से हम सभी एकत्रित हुए हैं। सभी विद्वतजनों का हार्दिक अभिनंदन है। माँ शारदे की असीम कृपा है और आप सभी विद्वतजन यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है। मिथिला सदैव से ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है, ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी विद्वतजन मौजूद हैं, मुझे लग रहा है कि ये अभी जितने भी मेरे सामने दिख रहे हैं, ये सौभाग्य है। यहाँ जब अधिक से अधिक सब मैथिल पुत्र ही हैं और मिथिला के ही हैं। अब आज ऐसा सुखद संयोग है कि शरद पूर्णिमा भी है। मिथिला में आज की रात अमृत वर्षा होती है और आज इस सभा में आप विद्वतजनों के द्वारा ज्ञान की अमृत वर्षा होगी। ऐसी वर्षा होगी जो भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप सब विद्वतजनों का पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। अब इस प्रतिष्ठित मंच पर मैं उन अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूँगी जो आज के प्रमुख अतिथि हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जो आज के अध्यक्ष हैं, परम आदरणीय श्री प्रोफेसर देव शंकर नवीन जी। उनका हार्दिक अभिनंदन है। हर बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप लोग इनका स्वागत कीजिए।
सौभाग्य की बात है कि आज मंच इनके आने से शोभायमान है। आज के मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी। उनसे भी आग्रह करूंगी कि आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। पुनः मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर ज्ञानतोष झा जी आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी आइए, आपका मंच पर स्वागत है। डॉक्टर आभा झा जी मंच पर स्वागत है आपका। प्रोफेसर श्री नितिन मल्लिक जी सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर श्री कैलाश कुमार मिश्रा जी जो कर्णधार और सूत्रधार इस आयोजन के हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और आज जिनके कारण हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, पंडित श्री प्रबोध शास्त्री जी मंच पर आए, हार्दिक स्वागत है। दीप प्रज्वलन बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह एक शुभ संकेत है कि हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। तो दीप प्रज्वलन के लिए जितने भी मंचासीन अतिथि हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो दीप प्रज्वलित करें और पंडित श्री कौशल झा जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और दीप प्रज्वलन के साथ स्वास्थ्य वाचन अवश्य करें। डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी आए और डॉक्टर ज्ञानतोष झा जी का स्वागत करें। श्री कालिकानंद झा जी आए। प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी का स्वागत हो रहा है। पाग, दुपट्टा और इसके बाद तो जाओ। हाँ, डॉक्टर नितिन मल्लिक को सोनी जी देंगी। तो आशुतोष
प्रतिभा झा जी को आमंत्रित करूंगी कि आज मंचा सिंह जी का स्वागत करेंगे। नारी शक्ति मातृशक्ति का स्वागत हो रहा है। आज का जो कार्यक्रम है उसकी भी प्रेरणा स्रोत नारी शक्ति ही है। डॉक्टर श्री मिलिंद कुमार भारद्वाज जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी का स्वागत करें। उपस्थित हैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी का स्वागत लेखक महोदय स्वयं कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। पंडित श्री कौशल झा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि आएँ और श्री जगदानंद झा मनु जी का स्वागत करें। आपने कैसे हमको दे दिया समय, हमको आसन आप ये सही। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। स्वागत होगा। अब पंडित श्री प्रबोध कुमार शास्त्री जी का स्वागत, जो लेखक महोदय हैं आज के, जिनके कारण हम सभी एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्र जी से आग्रह करूंगी कि आएं और पंडित प्रमोद कुमार झा शास्त्री जी का स्वागत करें। स्वागत अभिनंदन देने का। लेखक महोदय का स्वागत हो रहा है। हाँ चला। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। लेखक महोदय मंगल विचार। अधिकतर उस मिथिला से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं जहाँ का राजा भी विधेय होते थे, अर्थात जो स्वयं को राजा नहीं प्रहरी मानकर समर्पित थे। यहाँ तो आज मंच पर बहुत एक से एक साहित्यकार मौजूद हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे समक्ष परम आदरणीय श्री महाबल मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी और प्रमोद मिश्रा जी आए हुए हैं। इनका स्वागत लेखक महोदय पंडित श्री प्रमोद शास्त्री जी कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। अत्यंत ही सुशोभित हो रही है। मिथिला में राजा जनक, मंडल, अयाची, विद्यापति, नागार्जुन, आरसी, सुमन जैसे अनेक ऐसे पुत्र हुए जिनका नाम जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक रहेगा। इसी तरह हमारे मंचा सिंह अतिथि विद्वज्जन जो भी हैं, मुझे लग रहा है कि भविष्य में इन्हीं नामों में इन लोगों को भी जाना जाएगा, क्योंकि ये जो भी हैं परम विद्वान हैं। जैसे आज हम विद्यापति जी की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है भविष्य में कुछ काल के बाद, एक सदी के बाद, इन लोगों का नाम भी इसी टाइप में लिया जाएगा। तो इन सभी अतिथियों के लिए आप लोग एक जोरदार ताली से इन लोगों का दोबारा स्वागत कीजिए। जहाँ मिथिला साहित्यकारों की नगरी रही है, वहाँ यहाँ की नारियाँ स्त्रियाँ भी पीछे नहीं रही हैं। अब आप लोगों को मैं क्या कहूँगी, क्योंकि आप लोग स्वयं बहुत ही प्रबुद्ध हैं। यहाँ पर गार्गी हो, मैत्रेयी हो, भारती हो, जो भी हो,
सबका नाम नारियों में बहुत ही उच्च स्तरीय लिया जाता है और ये सभी हमारी नारियों की प्रेरणा स्रोत है। आज जिस कारणवश हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उस विचार मंगल पुस्तक उनकी भी प्रेरणा स्रोत नारी ही है। ऐसे ही मिथिला की बहू और बेटी हैं परम आदरणीय श्रीमती प्रतिभा झा जी, जिनके प्रेरणा से इस मंगल विचार का सृजन हुआ। तो प्रतिभा जी के लिए आप लोग एक बार जोर से ताली, उनका अभिनंदन किया जाए। प्रतिष्ठित और सर्वतंत्र स्वतंत्र विद्वान स्वर्गीय बच्चा झा के प्रपौत्र रतीश झा जी, पौत्र रतीश झा जी, जो मिथिला गुरुकुल परंपरा के नव्य न्याय के अंतिम न्यायिक थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र पंडित श्री प्रमोद झा शास्त्री, जो अपने 55 साल के ज्ञान का अनुभव और 70 साल के पारिवारिक अनुभव, शिक्षण परंपरा, ज्ञान, पांडित्य सबके मिश्रण से शास्त्र की विवेचना करते हुए बिना किसी भय, राग, द्वेष के समाज कल्याण की मनसा रखते हुए सर्व मंगल के लिए लिखा है विचार मंगल, जिसके विमोचन के लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो इस रचना के लिए पंडित श्री शास्त्री के लिए आप लोग जोर से तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए, क्योंकि यह विचार मंगल व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें कुल 184 ऐसे टॉपिक हैं जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस पुस्तक का विमोचन होगा अभी कुछ देर में, और आप सबों से आग्रह करूंगी कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आज के दौर में ये किताब बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो पुस्तक विमोचन समारोह की शुरुआत करें। इस पुस्तक को लिखने में इन्होंने वो सब रख दिया है जो दैनिक जीवन से लेकर के उच्च स्तरीय जीवन तक जिसकी आवश्यकता होती है, और यह काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। और जहाँ इतने सारे विद्वज्जनों का सहयोग हो, मंचासीन और जितने भी उपस्थित सभागार में मौजूद हैं, सभी को बहुत बहुत हृदय से आभार और हार्दिक अभिनंदन है। विचार मंगल पुस्तक का विमोचन हो रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से इस पुस्तक का अभिनंदन किया जाए। जिस तरह नाम है विचार मंगल, उसी तरह यह वर्तमान और भविष्य के लिए मंगलदायी है। अब मंच पर सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगी श्री करुणाकर मिश्र जी, पंडित स्वर्गीय रतीश झा जी के अंतिम शिष्य हैं और सर्वोदय बाल विद्यालय में शिक्षक हैं। आइए, और आपसे आग्रह करूँगी कि 5 मिनट में लेखक जी पंडित श्री शास्त्री जी से आग्रह करूँगी कि आएँ और इस पुस्तक के बारे में अपना विचार व्यक्त करें कि किस प्रकार यह पुस्तक वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत ही मंगलदायी होने वाला है। आइए, स्वागत है। सायं श्री नटराज चरणा लंकार सिंजार गई व्यक्तश्रीश्वर राज राज तत्कुलवधु काय प्रसन्नाननः सिंधूरावृतोत्तमांग चरण व्याभूत सुंदे गतैः नाट्यं नाट्यकरा
संसरभरः पायातु मायासुतः। इस पुस्तक के विमोचन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति मुरली मनोहर पाठक जी, अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी, डॉक्टर ज्ञानतोष झा जी, प्राचार्य आत्माराम सनातन महाविद्यालय, नितिन मल्लिक जी, रजिस्ट्रार अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्र जी, डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी, डॉक्टर आभा झा जी, मातृशक्ति और इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोता सुधीजनों से मेरा नमस्कार है। कभी कभी शब्द भाव को व्यक्त करने में मौन हो जाता है। मेरी यही मनोदशा है। यदि आप मेरे चेहरे के भाव से समझ रहे होंगे कि मैं आज कितना प्रसन्न हूँ। अच्छा है, शब्द गायब है, भाव तो व्यक्त हो ही रहा है। वो भी कार्य 100% पूर्ण नहीं होता, इसकी त्रुटियां आपको और अधिक करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें भी यह है, लेकिन संतुष्टि इसलिए है मेरे अनुभव के एक दस्तावेज को बनाया है और आज यह पुस्तक आपके सक्षम है। यह हरि की कृपा है। माता पिता, पूर्वज, गुरु, मित्र, परिवार, संबंधी के सहयोग, आशीर्वाद से संभव हुआ है। मेरा जन्म मिथिला के न्याय परंपरा नवानी ग्राम गौरव नैयायिक पंडित रतीश झा के प्रथम पुत्र के रूप में हुआ है। मुझे गर्व है कि मैं नवानी गांव का हूं और पंडित बच्चा झा का प्रपौत्र हूं। मैंने गुरुकुल की परंपरा के अनुसार संस्कृत शिक्षा को अपनाया, पिता गुरु मित्रों के साथ जीवन बिताया। अध्यापन भले छोड़ना पड़ा, अध्ययन छोड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। शास्त्र, विद्वानों का संसर्ग, सभ्य आचरण का संस्कार, शिक्षण से पांडित्य और कर्मकांड की ओर आ गया। अनेक तरह से लोग मिलते गए और मेरा अपना एक विचार समूह बनता गया। अनेक अवसर पर जिज्ञासु जजमान अनेक प्रश्न शंका आदि को लेकर आते रहे, उनका समाधान खोजता रहा। समाधान के लिए पुनः गुरु के पास जाते रहे, शास्त्रों के पन्ने उलटते रहे, मित्रों से, माँ से, पत्नी से विमर्श करते रहे। मैं कभी शास्त्रों से कबीरदास की फक्कर परंपरा का पालन करते हुए लोक से उनका समाधान ढूंढता रहा। एक दिन मेरी पत्नी श्रीमती प्रतिभा झा जी बोली, आप अपने विचारों को, सुझाव को एक जगह संकलित कीजिए और पोथी का रूप दीजिए। सुझाव तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे यह असंभव लग रहा था। खैर, पत्नी नित्य याद दिलाने लगी। मैं कागज़ के छोटे छोटे पन्नों को लिखकर अपने पास रखता गया। वे बड़े मनोयोग से उस बिखरे पन्नों को सहजता से सहजती रही। जब पन्नों का जुग्म मोटा हो गया तो एक दिन बोली, अब पुस्तक लायक सामग्री तैयार है, किसी प्रकार से किसी से बात कीजिए। इतना कहकर मेरी पत्नी मेरे अंतस्थ के हनुमान को जगा दी। मैं साकांक्ष हो गया, सोचने लगा किससे संपर्क करूं। फिर स्मरण आया, डॉक्टर कैलाश मिश्र जी से संपर्क स्थापित करता हूं। मैं डॉक्टर मिश्र के अनुजवत हूं। गुरु पंडित कालीनाथ झा जी के जामाता हैं, विद्वान हैं, वे जरूर कुछ सही सुझाव देंगे। यह सोचकर उनके पास चला गया। वे बहुत खुश हुए और तुरंत इस प्रकार के कार्य के लिए हमको उत्साहित करने लगे। संकलन में श्री जगदानंद झा मनु, उमेश मंडल आदि। इस लेखन संकलन विचार मंथन की यात्रा में परिवार के सभी सदस्यों का
अभूतपूर्व योगदान रहा है। बड़ी बहन श्रीमती सुधीरा देवी, अनुज स्वर्गीय डॉक्टर शंभुनाथ झा, स्वर्गीय डॉक्टर नरेश झा, स्वर्गीय अवधेश झा, श्री गंगेश झा, श्री अखिलेश झा, छोटी बहन श्रीमती सुलोचना देवी, पुत्र संजीव कुमार झा, पुत्रवधू क्षिप्रा देवी, पौत्र प्रांजल भास्कर, आत्मज पुत्री श्रीमती छाया चौधरी, जामाता रामकृष्ण चौधरी, दोहित राजकृष्ण चौधरी, सभी की अपनी अपनी निश्चल भूमिका रही। सबके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। साथ ही भट्टहरि के उस बात को लिखता हूँ, बोलता हूँ, प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न वीरता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरवृत्ति हन्यमाना, प्रारभ्य उत्तम जनान्य परित्यजन्ति। हार्दिक स्वागत है, आप लोग सब आए हैं, अत्यंत प्रसन्नता है। गलती हुई होगी, वो चाहे टाइप करने वाले किए हों, चाहे कुछ किए हों, भावना मेरी यही है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आज जो स्थिति है उसमें ये बहुत आवश्यक सबके लिए सिद्ध होगा। तो विद्वत परंपरा और का संरक्षण और संवर्धन तो हमेशा होता ही रहा है। करुणाकर मिश्र जी आई। नमः सभाभ्यः युष्माकं काचिदन्या जगत्परिसमभूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदन्या निष्कङ्कं शङ्कराङ्के तदिवसा प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा रक्षा रक्षावलिविलयकरी शङ्करी शङ्करो। तत्र पञ्चस्थानां विदुषां चरणरजः शिरसि समवधार्य गुरुकुलं संस्मृत्य मद्वचः प्रस्तूयते। अत्र परम्परात्रयं स्मर्यते मया। तत्रादौ सर्वतन्त्रस्वतन्त्राणां पदजातम् उपस्थापयामि। नाकोऽहमस्मि नाकोऽस्मि परमज्ञः परावरः, न मे प्रयोजनं किञ्चित् न मयापि प्रयोजनम्। ततः परम् असनमाचर काञ्चन भाजने कमपि कुर् मा कुरु गौरवम्, इह पामर नायक मंदिरे नहि सताम् असतां च परीक्षणम्। अपि च तव छत्रबलं मम छात्रबलं, तव कोशबलं मम कोशबलं, वदतेस्तु तवात्र किमाधिक्यम् इत्यादिकं। ततः परम् अस्मद्गुरुचरणानां शास्त्रार्थमहारतीनां तत्र शिवसाहित्यभूतानां तत्र श्रीमद्वशीझामहोदयानां वचनं स्मरामि, शिक्षणकौशलं स्मरामि। तत्र तर्कभाषाध्यापनक्रमे कार्यकारणभाव अध्यापनप्रसङ्गे साहित्यसौविध्यं समुपस्थाप्य तेन अन्वयसहचारः व्यतिरेकसहचारः यथा प्रदर्शितः तम् एकम् उदाहरणं प्रस्तौमि। तत्र तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इति अन्वयसहचारः, तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकसहचारः। अत्र व्युत्क्रमे सति व्यभिचारो भवति। तथा च माम् आहूतवन्तः ते अपि च कथितवन्तः यत् करुणाकर जानासि अत्र व्यभिचारस्यापि प्रसङ्गः दृश्यते साहित्येषु। मया कथं तेन प्रतिपादितं। तत्र विधीयते यत् यदुनन्दनेन नापेक्षते तत्र सहायशक्तिः, पाञ्चालवालाञ्चल दीर्घतायां न तत्र तन्तुः न च तन्तुवायः। एतावता शिक्षणकौशलं शास्त्रार्थेषु तेषां प्रतिष्ठा अद्वितीया आसीत्, जानन्त्येव भवन्तः सर्वे। ततः परम् अस्मद्गुरुपुत्राणां तत्र प्रमोदशास्त्रिवर्याणां विचारमङ्गलात्मकं यत् पुस्तकं वर्तते तत्र शीर्षकविमर्शक्रमे एव विचारगतं माङ्गल्यम् उत मङ्गलगतो विचारः उभयथा दृश्यते। यतो हि कादम्बर्यादौ विचारगत माङ्गल्यपरम्परा दृश्यते।
अपि च मङ्गलगतः विचारः मणिग्रन्थे दृश्यते। अतः तां प्रणम्य शुभकामनां प्रदर्श्य स्वविरमामि इति कृत्वा धन्यवादः। मातृशक्ति नारी शक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि मातृशक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं। सोरठा छंद चौपाई हो, सोरठा छंद चौपाई हो, दो हाथों मांस परायण। सोरठा छंद चौपाई हो, दो हाथों मांस परायण। तुम रामचरितमानस में तुम साक्षात रामायण। तुम वेद शास्त्र मेरे पुराण, गीता के सारे श्लोक तुम्ही। तुम वेद शास्त्र मेरे पुराण, गीता के सारे श्लोक तुम्ही। मेरे शिव तुम मेरे व्यंज, माँ तुम ही तो नारायण, माँ तुम ही तो नारायण। आइए इसी 4 पंक्तियों के साथ मातृशक्ति पर आदरणीय श्रीमती डॉक्टर आवाज राजी को आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर आवाज राजी संस्कृत की विदुषी हैं, कविता कथा आलोचना हमेशा लिखती रहती हैं और सर्वोदय उच्च विद्यालय की शिक्षिका हैं। इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। व्याकरण की एक सीरीज भी है, काफी लंबी सीरीज। गंभीर वक्ता है, मंच पर इनका स्वागत है। धन्यवाद। मंचस्थ विभूतिगण, मंच के समक्ष उपस्थित साहित्य श्रोतागण और आज के इस कार्यक्रम के केंद्रीय श्री प्रमोद झा, बहुत ही हर्ष का विषय है कि विचार मंथन की यह पुस्तक आज विमोचित हुई है, लोगों के लिए, लोगों के हाथों में आई है। और इसके लिए सबसे पहले मैं श्री प्रमोद जी को बहुत बहुत बढ़ाकर बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। बहुत बधाइयाँ आपको प्रमोद शास्त्री जी। नाम पर मैं बार बार अटक रही हूँ, क्योंकि इनका बुलाने का नाम कुछ और है, और तो उस नाम का अभ्यास होने के कारण, कुछ संबंध जन्य संकोच के कारण मैं बार बार मुझे देखना पड़ता है प्रमोद कुमार झा है या प्रमोद झा है। इनको लोग बड़ा हुआ के नाम से जानते हैं, तो यही नाम लोगों के परिचय कर विवरण में परिचय के रूप में हो रहा है। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। जैसा कि इस पुस्तक का नाम है विचार और मंथन, यानी ये पुस्तक, इस पुस्तक का नाम ही कहता है इसमें गंभीर विचारों का सार होगा और मंगल के लिए होगा। वह मंगल भी किसी व्यस्त के लिए नहीं, समष्टि के लिए ही होगा। इसमें इन्होंने अपने जीवन के साथ, इन्होंने जैसे बताया कि मेरे जीवन का जो अनुभव रहा, मैंने अपने जीवन में जो अपने गुरुओं से, अपने विद्वान पूर्वजों से जो कुछ सीखा, जीवन ने मुझे जो कुछ भी सिखाया, उसे मैंने इस पुस्तक में माला के रूप में बोला है। इस पुस्तक पर बात करने से पहले मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऋणों की बात करनी चाहिए। हमारे जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तो हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं, हम तो जो है हम ही, लेकिन हमारे ऊपर कुछ ऋण होते हैं और वो ऋण है पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो देव ऋण क्या है? हम यहाँ पर जन्म लेते हैं तो हमें जीने लायक साधन और जीने लायक सुविधा प्रकृति हमें देती है। उस प्रकृति को आप देव कहें, भगवान कहें, प्रकृति कहें, वैज्ञानिक प्रकृति कहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो उसका ऋण हमारे ऊपर होता है। उस ऋण को चुकता करने की अपने भर कोशिश तो करनी ही चाहिए, क्योंकि वो ऋण होना तो हर कोई चाहता है। तो उस ऋण को हम चुकता कर सकते हैं प्रकृति की सत्ता में यथासंभव कम से कम हस्तक्षेप करके। और
उसे कम से कम प्रदूषित करके, विकास के नाम पर हमने जो प्रदूषण की बाढ़ सी ला रखी है उसे रोक करके। दूसरा ऋण है पितृऋण। माता पिता हमें जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, हमारा शिक्षा दीक्षा देते हैं और इस लायक बनाते हैं कि हम कहीं तनकर खड़े हो सके, तो उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण होता है। उस ऋण को चुकाना वैसे तो मुश्किल होता है, क्योंकि कहा गया है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। तथा कोशिश तो करनी ही चाहिए और वह कोशिश मनुष्य करता है उनको अधिक से अधिक सम्मान देकर, उनको अधिक से अधिक सुविधाजनक जिंदगी दे करके, उनकी इच्छाओं का मान रख करके। और जिस तीसरे ऋण की बात मैं करना चाहती हूँ, जो इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य मुझे लगा, और वह है ऋषि ऋण। हम जो कुछ होते हैं वो उसके मूल में होती है शिक्षा, और शिक्षा हमें कौन देता है? हमारे गुरु देते हैं, हमारे माता पिता देते हैं, हमारे परिवेश में उपस्थित जो ज्ञानी जन होते हैं वे देते हैं। और इसी क्रम में हम उनके प्रति अपने ऊपर ऋण ले लेते हैं, तो वह उस ऋण से भी ऋण होना आवश्यक होता है, क्योंकि ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् अनपाकृत्य मोक्षम तो सेव्यमानो व्रजत्यधः। तो अधः पतन तो कोई चाहेगा नहीं, तो उस ऋण की अदायगी करनी होती है। अब उस ऋण की अदायगी होगी कैसे? जो ज्ञान हमें मिला है, उस ज्ञान को जब हम समाज में संप्रसारित नहीं करेंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को नहीं देंगे, तो हमारा ज्ञानी होना व्यर्थ है, हमारा पुस्तकें पढ़ना व्यर्थ है। माता पिता ने संयोग है श्री प्रमोद जी का कि इन्होंने गुरुओं से तो शिक्षा पाई ही पाई है। माता पिता और प्रपितामह की बात करूं तो मिथिला क्या, मिथिला संपूर्ण देश उन पर गर्व करता है। तो वैसे कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को 70 वर्ष की 65-70 वर्ष की उम्र में अगर यह मन में ख्याल आया कि मुझे उस ऋण की अदायगी करनी है, तो यह बिल्कुल ही अपेक्षित भी था और स्वागत योग्य भी था। और उस ऋण की अदायगी ये कैसे करें? जो कुछ इन्होंने लिया उसे समाज को देंगे, तो ये प्रवचन के रूप में देते हैं। लेकिन इन्हें लगा कि प्रवचन जो मैं देता हूँ, मैं अपने शिष्यों को जो उपदेश देता हूँ, वह तो बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। तो फिर अगर इसे पुस्तकाकार छपा दिया जाए तो यह न केवल वर्तमान के लिए उपयोगी होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी होगा। और इस बात को ध्यान में रखकर संभवतः ऋषि ऋण को अपनी क्षमता भर चुकाने का उद्देश्य लेकर के श्री प्रमोद जी ने इस पुस्तक को प्रकाशित करवाने का निश्चय किया होगा। और यह जो कृतज्ञता का बोध है, यह भी बहुत ही श्रद्धा का विषय है, बहुत ही आदर का विषय है। तो इनका पुनः अभिनंदन, क्योंकि अब हम संस्कृत की परंपरा से आगे तो जा ही नहीं सकते। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदः, स्वाध्याय और प्रवचन से हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, किसी तरह का स्खलन नहीं करना चाहिए। हम यह भी सुनते आते हैं, ज्ञानम संप्राप्य संसारे यह परेभ्यो न यच्छति ज्ञान रूपी हरिस्तस्मै प्रसन्न इव नेक्षति। तो यह इस स्थिति में ज्ञान रूपी हरि को प्रसन्न करने के लिए, अपने इतिहास पुरुष पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, इस वर्तमान के जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने के लिए इन्होंने मंत्र रूप में इस पुस्तक का सृजन किया है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जीवन मूल्यों के निर्माण में बहुत अधिक सहायक है। जीवन मूल्यों के निर्माण की परंपरा हमारे भारत में है, ऐसा नहीं है। सद्गुण तो हर देश के लोग सद्गुण की अपेक्षा रखते हैं। अंग्रेज भी कहते हैं इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो इस पुस्तक में सब कुछ वह है। संयम का गुण क्या, संयम का क्या महत्व है, क्रोध नहीं करना चाहिए, परिश्रम से क्या फ़ायदे होते हैं, आत्म संयम से क्या क्या लाभ होते हैं,
तो इस तरह के जीवन मूल्यों की बातें इसमें हैं। अब ये बात तो उठ सकती है कि इतनी अच्छी बातें हैं, पहले भी कही गई, आगे भी कही जाएंगी, तो ऐसी बातें सिर्फ कान तक पहुँचे, मस्तिष्क तक भी पहुँच जाए और हृदय तक ना पहुँचे, हमें कुछ करने को प्रेरित ना करे, तो वह ज्ञान व्यर्थ होता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद भी कहते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें, यह विडंबना है जीवन की। तो इस पुस्तक में जितनी बातें लिखी हुई हैं, वह बातें लोगों तक पहुँचे, सिर्फ पहुँचे ही नहीं, जीवन व्यवहार में उतरे, इसकी अपेक्षा है। अधिकाधिक हाथों तक पहुँचने के बाद और जीवन में उतारने के बाद यह पुस्तक कितनी उपयोगी होगी, यह वर्तमान आने वाला भविष्य भी कहेगा और वर्तमान तो कह ही रहा है। तो ज्ञान की बातें हैं, मंगल की बातें हैं, विचार की बातें हैं, ये सारी बातें हम सब के लिए बहुत उपयोगी हैं। हिंदी भाषा में लिखने का अभिप्राय मुझे लगता है यह ज़रूर रहा होगा कि इसकी पहुंच, इसकी व्याप्ति अधिक से अधिक हो सके। तो मैं पुनः 150 पृष्ठ के इस पुस्तक में 189 जो मोती हैं, अमृतमय मोती हैं, ज्ञान के मोती हैं, विद्या के मोती हैं, उनको यहाँ पर एक माला में पिरोने के लिए पंडित जी का अभिनंदन करती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये पुस्तक बहुत लोगों तक पहुँचेगी, बहुत मन तक पहुँचेगी, बहुत हृदय तक पहुँचेगी और बहुत के जीवन को बदलने में सहायक होगी। बहुत वक्ता हैं, बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं, मैं अपने आप को यहाँ बहुत छोटा, मैंने बहुत अल्पज्ञ हूँ मैं इन सब के बीच में। जो भी मुझे इस पुस्तक को देख करके समझ में आया वो मैंने अपनी बातें कही हैं। एक बात थोड़ी सी मुझे इस पुस्तक में थोड़ी सी लगी कि मुझे लगता है थोड़ी सी हड़बड़ी में ये पुस्तक आई है, क्योंकि प्रूफ संशोधन का लगता है मुझे बहुत कम समय मिला है। तो दूसरा संस्करण तो निस्संदेह आएगा, क्योंकि इसमें तो अमृत तत्व है। तो दूसरे संस्करण में प्रूफ संशोधन पर एक बार पुनः ध्यान दिया जाए, वर्तनी और भाषागत थोड़ी छोटी मोटी जो अशुद्धियाँ हैं वह दूर हों और बिल्कुल निर्दुष्ट रूप में हमारे बीच में आए। इसी शुभकामना के साथ पुनः प्रमोद जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी डॉक्टर आभा झा जी द्वारा कहे गए वचन। अब मंचासीन परम आदरणीय श्री पंकज मिश्र जी। पंकज मिश्र जी संस्कृत के देववाणी के प्रबुद्ध विद्वान हैं। मंडन मिश्र और कालिदास पर इनका बहुत शोध कार्य चल रहा है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। और संस्कृत के बहुत से विवादित ऐसे कार्य हैं जिन पर इनका शोध चल रहा है। सेंट स्टीफन कॉलेज में प्रोफेसर हैं। संस्कृत के साथ साथ हिंदी, मैथिली पर भी इनका कार्य सराहनीय है। और सबसे प्रमुख बात है कि ये एक प्रखर वक्ता हैं। इनकी वाणी में बहुत ही धार है, वो अभी आप लोग देखेंगे। आइए, स्वागत है पंकज मिश्र जी। इस सभ्य सभा को प्रणाम और सभा के सभ्यों को मेरा प्रणाम। अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ विद्वद्गण और समुपस्थित श्रोतृवृंद, अवसर है पुस्तक विमोचन का और उस पुस्तक का नाम है विचार मंगल। इस पर हम बाद में आएंगे। उससे पहले आप सब लोगों को कौमुदी महोत्सव की शुभकामना। मिथिला में हम लोग जिसे कोजागरा नाम से जानते हैं, और मैं समझता हूँ कि साहित्य में उल्लिखित सर्वाधिक प्राचीन यदि कोई उत्सव है तो वह कौमुदी महोत्सव है। हमारे साहित्य में अभी
परमादरणीय प्रमोद झा जी ने एक पद्य सुनाया था जिसकी आखिरी पंक्ति थी, प्रारब्धमुत्तम जनाः न परित्यजन्ति। उस पंक्ति के जो रचयिता हैं महाकवि विशाख दत्त, मुद्रा राक्षसम के द्वितीय अंक का यह पद्य है। बाद में नीति शतकम में भी इसको ले लिया गया है सर। तो उस समय कौमुदी महोत्सव का उल्लेख आया है। कौटिल्य अर्थात चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जब वो मगध की शोभा को देखने निकलते हैं तो उस अवसर पर कौमुदी महोत्सव की चर्चा होती है। हम मैथिलों के लिए कोजागरा है, मखान और पान का पर्व है और नवविवाहिताओं के लिए क्रीड़ा की एक शरद पूर्णिमा की रात है। मैं स्वाभाविक रूप से प्रातः स्मरणीय पंडित रतीश झा जी के शिष्य जिस प्रकार से यहाँ पर एक प्रांजल और सौष्ठवोदार्य विशेष शालिनी संस्कृत भाषा में जिस प्रकार उन्होंने अपना यहाँ पर व्याख्यान या अपना जो जिस प्रकार उन्होंने मत प्रस्तुत किया, उस निस्संदेह आनंद का क्षण था। हमारे अग्रज तुल्य कुलपति महोदय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी उपस्थित हैं। हम लोग उस क्षण उसमें डुबकी लगा रहे थे, बहुत ही सुंदर, क्योंकि आजकल अब इस प्रकार के जो संस्कृत है ना वो सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि आजकल हम लोग छोटे छोटे सरल शब्दों में संस्कृत में संभाषण करते हैं, बात करते हैं। तीसरा पक्ष जिनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए वह सोनी जी का। क्या ही सुमधुर उनका स्वर है, क्या ही सुमधुर उनकी प्रस्तुति है और क्या ही सुंदर उनके जो कह सकते हैं उनकी भाषा है। सामान्यतया क्या होता है कि बड़े बड़े इस तरह के अवसर में जो मुख्य जो कार्यकर्त्री या कार्यकर्ता होते हैं उनकी उपेक्षा हो जाती है। लेकिन सोनी जी, मैंने सबसे पहले आप ही का स्मरण किया था, आप ही का ध्यान किया था, और जब वहाँ बैठा था और आपने जब श्लोक और पद्यों का उच्चारण किया था तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे। बहुत ही भव्य और सुंदर है। अब मूल आते हैं हम विषय पर। संस्कृत में एक बड़ा ही सरल श्लोक है, हर बच्चा एक ही बार में उसे स्मरण कर सकता है, याद कर सकता है। तीर्थे तीर्थे जायते साधु संगः, संगे संगे जायते साधुवादः, वादे वादे जायते तत्वबोधः, बोधे बोधे भाषते चंद्रचूड़ः। जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही है और उस परंपरा की जो अंशभूता मैथिल ज्ञान परंपरा है वह सदैव से स्वानुभूति की परंपरा रही है, अपने अनुभव की परंपरा रही है, रट्टा मारने की परंपरा नहीं रही है। यानी जब तक उस विषय को हमने ग्रहण न कर लिया हो, हमने उसे पचा न लिया हो, तब तक हम उसे ज्ञान नहीं मानते। भाई, हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को रट लेते हैं, परीक्षा पास कर लेते हैं, वह ज्ञान नहीं है। जब तक कि उनके व्यवहार को, जब तक उसके आचार को, जब तक उसकी क्रिया प्रक्रिया और प्रतिक्रिया को नहीं समझ लेते, तब तक वह ज्ञान नहीं होता। तो जिस प्रकार मैंने कही कि मैथिलों की जो परंपरा, मिथिला की जो ज्ञान परंपरा रही है वो स्वानुभूति की परंपरा रही है, और हमारे मनीषियों ने भी इस स्वानुभूति की प्रशंसा की है। नीति शतकम के प्रथम पद्य में स्पष्ट रूपेण द्वितीय चरण का जो प्रथम, तृतीय चतुर्थ चरण का जो प्रथम शब्द है वहाँ पर स्वानुभूति की ही बातें की गई है, और उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए कहा गया कि दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। और उस स्वानुभूति की एक परिणति आज हमारे सामने विचार मंगल के रूप में, विचार मंगल को पुस्तकाकार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है परमादरणीय प्रमोद झा शास्त्री जी ने। इनके लिए जितनी भी इनकी प्रशंसा हो, इनके प्रति जितनी भी इनकी शुभकामना हो, वह हम सब लोगों के लिए अल्प होगा।
मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत सर आपको बधाई देता हूं और आगे इस तरह के पाथेय और जीवन में आते रहे, इसकी शुभकामना देता हूं। अब किताब के पुस्तक के मूल विषयों की ओर चलें। निस्संदेह जब ऐसे विचार आते हैं तो वह विश्रांति का वह क्षण होता होगा जिसमें एक ग्रीक वर्ड है यूरेका फीलिंग। अचानक जो किसी प्रकार का जो एक प्रकाश होता है, जो एनलाइटनमेंट होता है, उस क्षण ये विचार इनके मन में कौंधते होंगे और जिनका इन्होंने संकलन अपनी आराध्या पत्नी के आदेश पे या शिष्य की कह सकते हैं कि बार बार जिद के कारण इन्होंने उनको पुस्तकाकार रूप दिया। लेकिन हाँ, यद्यपि अब आज की जैसी ये परंपरा है जहाँ पर लोग अपने से बड़ों को सुनने का कह सकते हैं आयास नहीं करते, प्रयास नहीं करते, उस क्षण में यदि इस प्रकार के पुस्तक होते हैं तो हमारे जीवन के लिए यह एक पाथेय बन जाता है। आम भाषा में कहें, मैथिली में कहें तो बट खर्चा बन जाता है। बट खर्चा से तात्पर्य है गांव हम रास्ते में चलते हैं, रोटी सब्जी ले लेते हैं, ट्रेन सफ़र में लेके चलते हैं, पूरी और आलू की सब्जी बना लेते हैं कि भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो ज्ञान बुभुक्षा को शांत करने के लिए, ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए मैं समझता हूँ हमारे लिए यह पाथेय है और इसको हम आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन इन्होंने नाम बड़ा सुंदर रखा है, विचार और मंगल। मंगल सदैव मंगल होता है, सदैव अच्छाई की ओर सत्प्रेरित करता है और मंगल के लिए कहीं भी इफ एंड बट, किंतु और परंतु की संभावना नहीं रहती, अभिलाषा नहीं रहती है। तो इसलिए जो हमारी परंपरा है कि किसी भी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करें, इससे हमें अभीष्ट की प्राप्ति और हमारे अनिष्ट का परिहार होता है। तो मानो हमारे इस कोलाहल भरे जगत में जीवन यात्रा करने के लिए, अनिष्ट के परिहार के लिए और अभीष्ट की प्राप्ति के लिए यह विचार मंगल है। अब दो तीन बात जिस परंपरा से आते हैं, उस परंपरा में यदि प्रातः स्मरणीय बच्चा जी का स्मरण न किया जाए तो मैं समझता हूं कि यह मुझे जो अवसर प्रदान किया गया उसकी उपेक्षा होगी। सर्वतंत्र स्वतंत्र ये शब्द जो है सबके लिए नहीं प्रयोग में लाया जाता। हम जितने भी यहाँ पे जो पारंपरिक विद्वान हैं या संस्कृत को पढ़ने वाले हैं, संस्कृत को जानने वाले हैं, कई सारे आचार्य के नाम आते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे आचार्य हैं जिनके लिए सर्वतंत्र स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं समझता हूँ मेरे विद्वान लोग, अग्रज लोग, आप लोग सुंदर नारायण जी लोग बैठे हुए हैं, वाचस्पति मिश्र के बाद यदि किसी के लिए यह आभूषण परक शब्दावली का प्रयोग हुआ है तो वह बच्चा झा जी के लिए प्रयोग हुआ है। और उनके अगर प्रपौत्र का सानिध्य मिल जाए तो मैंने अभी पहले ही पंक्ति कही थी आप लोगों के सामने कि तीर्थे तीर्थे जायते साधु संगः। तो यानी अच्छी जगहों पर अच्छे लोगों की संगति होती है, अच्छी संगति होने पर वाद होते हैं, सुंदर वाद होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। विचार जब उत्पन्न होता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी उस परम पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा बोधे बोधे भाषते चंद्रचूड़। हम लोग बच्चा झा जी को जो एक पारंपरिक रूप में, वैश्विक रूप में, अंतर्राष्ट्रीय रूप में यदि जानते हैं तो उनको नव्य नैयायिक के रूप में अधिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति है। और सर्वत्र अगर उनके ऊपर में कार्य भी हो रहा है, शोध भी हो रहा है, रिसर्च भी हो रहा है, तो वह उनके नव्य न्याय में दिए गए देन को लेकर के हो रहा है। सत्य है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। लेकिन जब हमने सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा तो इसका हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वे केवल और केवल नव्य नैयायिक नहीं होंगे। उनके ज्ञान की परिधि और बड़ी रही होगी और ऐसी बड़ी परिधि में जो छूटे गए अंश हैं उन अंशों की कभी चर्चा नहीं होती। मैं समझता हूं कि वैयाकरण थे और इस सबसे बड़ा वे एक साहित्यकार और साहित्य शास्त्री थे, क्योंकि उनका जो ग्रंथ है चंपू काव्य,
मैं आप सब लोगों को बता दूं कि अब चंपू काव्य लेखन एक प्रकार से बंद हो गया। चंपू काव्य को संरक्षित करने का प्रयास करना पड़ेगा हमारे कुलपति महोदय को। इनको विद्वानों को इंसेंटिव देना पड़ेगा कि भाई कोई एक चंपू काव्य लिख दो, क्योंकि काव्य लेखन की इस परंपरा से चंपू काव्य विलुप्त होता जा रहा है। और उस चंपू काव्य को सुलोचना माधव चंपू काव्य के रचयिता थे। और देखिए, वैयाकरण और दार्शनिक जो होते हैं ना, उनमें माना जाता है कि वो रसिक नहीं होते, वे रोमांटिक नहीं होते, लेकिन सुलोचना और माधव नाम मात्र से ही लगता है कि ये केवल और केवल रोमांस से भरा पड़ा होगा। तो नैयायिक बच्चा झा जी ने अपने को यह भी कहने का प्रयास किया है कि केवल मुझे नव्य नैयायिक मात्र मत समझो। और इस जगह से मैं हमारे जो फोक ब्रेन, लोक परंपरा, लोकाचार, लोक संवाद, लोक आस्था, लोक विश्वास, लौकिकता को एक धरोहर बना करके चलने वाले उस फोक ब्रेन के जो अध्यक्ष हमारे मित्र कैलाश कुमार मिश्र जी हैं, उनसे भी यह मैं प्रार्थना करूंगा कि हम मिथिला की परिभाषा केवल याज्ञवल्क्य से या केवल हम वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्य, मंडन मिश्र आदि से न करें, बल्कि एक समग्र उस परंपरा को आप समाहित करने की कोशिश करें, जिसमें मिथिला और मैथिल की समग्रता एकत्रित हो सके और उसको एक सूत्र में बांधी जा सके। हम जब भी कभी बच्चा झा जी पर विमर्श करें, हम रतीश झा जी पर विमर्श करें, हम प्रमोद झा जी पर विमर्श करें, हम किसी मिश्र पे भी विमर्श कर लें, लेकिन उसमें जब वे काव्य का निर्माण कर रहे होते हैं, जब वे शास्त्र का निर्माण कर रहे होते हैं, उस क्षण की उनकी लोक आस्था क्या है, उनको भी ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल शास्त्र में उपलब्ध विषय मात्र को आधार बना करके हम उस लोक परंपरा को न जानें। इसके बाद जो हम आप मिथिला की भी बात क्यों ना करें, हमारे पुनः मैं पाठक जी से ही को संबोधित करूंगा कि वो आते ही कहते हैं कि यहाँ पर आने के बाद मैथिल सौरभ, मैथिल सुरभि का एहसास हुआ हमें। मतलब सारे के सारे मैथिल, और सर हमारे ऐसा नहीं है कि सर अमैथिल है, सर भी मैथिल है, क्योंकि उसी ही ज्ञान परंपरा के संपोषक वे भी हैं। हमारी जो मिथिला भूमि है, हम याज्ञवल्क्य से लेकर एक सतत अनवरत प्रवाह के रूप में देखते आते हैं। अगर मैंने हमेशा कई बार कहा है कि मिथिला नामक प्रयोगशाला के प्रथम प्रयोगकर्ता महावैज्ञानिक याज्ञवल्क्य थे। अगर आधुनिक शब्दावली में, आधुनिक भाषा में बांधें, जहाँ पर विज्ञान पढ़ाने के लिए लेबोरेटरी इंस्ट्रक्टर और जो एक्सपर्ट होते हैं ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस प्रयोग से निकलने वाले जो नूतन तत्व हैं, जो नवोन्मेष शालिनी ज्ञान है, उनको प्रवाहित करने वाले मंडनादि, उदयनादि, वाचस्पति मिश्रादि, पक्षधर मिश्रादि जो ऐसे हैं, हम उनके ग्राम्य परंपरा को, हम उनकी ग्राम्य संस्कृति को, क्योंकि जब मैंने ग्रंथ का संपादन किया, सारे ग्रंथों का, उसमें हमने देखा चूल्हे आदि की चर्चा है, महिष की चर्चा है, भैंस आदि की चर्चा है, तीतर की चर्चा है। इसका मतलब है कि वो लेखक उस परंपरा के कितने नज़दीक है, अपने चतुर्दिक उनका ध्यान कैसे रह रहा है। जब वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो उनको कैसे इसमें हम समाहित करें। तो सर मैं आपसे ये बार बार निवेदन करता हूँ कि आप जिस चीज़ को आपने बड़ी अच्छी विषय पे काम कर रहे हैं कैलाश जी, और जो इनका एक पूरा एक व्यापक इनका परिदृश्य है, उनमें ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को भी आप समाहित करें। इसके बाद बस मैं यही कहूँगा अंत में कि हमारी यह ज्ञान परंपरा कभी न रुकने वाली परंपरा बने। यद्यपि आज का जो ये सोशल नेटवर्किंग युग है, जहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और मैसेंजर और क्या क्या होते हैं, इंस्टाग्राम, इन सब लोगों, इस सब ने मिलकर के जिस प्रकार हमारी बुद्धि को पूरी तरह से लील लिया है, चबा लिया है, खा लिया है, काश उससे कोई ऐसा उपाय ढूंढा जाना चाहिए ताकि हम उस ज्ञान को और बढ़ा सकें, क्योंकि मौलिक चिंतन का अभाव देखा जा रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग व्यापार से शिक्षक हैं,
भाई अन्य भी व्यापार होते हैं, हमारा व्यापार ही जो है वो शिक्षा और शिक्षण है। और जब जब हमारे सामने छात्र आते हैं तो उस छात्र में जो हम न्यूनता देखते हैं, अब न्यूनता हम कब देखते हैं? रिलेटिव टर्म में देखते हैं कि हम जब इस समय थे तो हम क्या जानते थे, और ये जब इस समय आ रहे हैं तो ये क्या क्या जान रहे हैं। इसी आधार पर हम उसका आकलन करते हैं। तो कहीं ना कहीं निस्संदेह वह ज्ञानहीनता, ज्ञान न्यूनता की अवस्था से आज की पीढ़ी जो है वह गुजर रही है, निकल रही है। प्रमोद झा जी जैसे लोगों का यह दायित्व बनता है, हम जैसे लोगों का दायित्व बनता है, आप जैसे विद्वानों का भी यह दायित्व बनता है कि कृपया इस बाढ़ को रोकें और अपने आने वाली संतति को कहीं न कहीं एक सुंदर मार्ग दिखाने का प्रयास करें। तभी ऐसे विचार मंगलों की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। अन्यथा कुछ वर्ष के बाद ऐसा समय आएगा जो कि आने वाली पीढ़ी यह कहेंगे कि मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी किताब लिखा करते थे, लिखते थे। ऐसी स्थिति आती जा रही है क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वे क्लास में ट्यूटोरियल भी जो देते हैं वो व्हाट्सएप पे टाइप करके देते हैं। तो ये दुखद स्थिति से हम लोग, चूँकि यह एक कह सकता हूँ कि मैं विचार का मंच है, हम मंगल विचार के लिए उपस्थित हुए हैं और विचार के मंगल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सब लोगों से ये निवेदन है, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में तो मैं यही कहूँगा, हम रहें या ना रहें, आप रहे या ना रहें, भारत ये रहना चाहिए और ज्ञान की यह परंपरा सदैव बनी रहनी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही अद्भुत बात कह गए पंकज जी। संजीव मिश्र जी का स्वागत बाकी था, शायद उपस्थित हैं संजीव मिश्र जी? चले गए। अगले वक्ता हैं आदरणीय श्री प्रोफेसर नितिन मल्लिक जी। नितिन मल्लिक जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं। साहित्य और संस्कृति से लगाव है। मंच पर इनका बहुत बहुत स्वागत है। सबको नमस्कार। मंच पर आसीन माननीय कुलपति महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अध्यक्ष और मंच पे उपस्थित सभी श्रद्धेय विद्वज्जन और इस सभागार में भी उपस्थित सारे यहाँ पे विद्वान साथी जितने यहाँ उपस्थित हैं, सर्वप्रथम मैं सभी से क्षमा मांगूंगा क्योंकि मैं तो ना संस्कृत का विद्वान हूँ और ना ही हिंदी साहित्य का विद्वान भी हूँ। मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ और विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि और मुझे आमंत्रित किया गया कि इस पुस्तक विमोचन विचार मंगल के लिए आपको आना है, तो मैं बहुत अपने आप को मैंने पहले सोचा कि मैं इस पे क्या बोलूँगा, क्या जानूँगा, लेकिन इसका जो शीर्षक है इस पुस्तक का विचार मंगल, इसने बहुत आकर्षित किया कि ये ऐसी कौन सी ग्रंथ या ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसमें विचार को करते हुए मंगल पे या मंगल कार्य के प्रति या मंगल समाज के प्रति हमको आगे जाना है। और यहाँ आके मैं इस सभा के अंदर में जहाँ इतने विद्वान लोग हैं और मैं सुन रहा था अभी सबको किस प्रकार से यहाँ पे संस्कृत के श्लोकों का जिस तरीके से वर्णन किया, और हमारे एक पूर्व वक्ता ने तो पूरा संस्कृत में, जिसमें से मुझे बहुत कम समझ में आया, ज़्यादा नहीं आया क्योंकि मैं संस्कृत 8वीं के बाद नहीं पढ़ा था, क्योंकि जब छात्र था तो 8वीं तक ही संस्कृत पढ़ी जाती थी। लेकिन जिस तरीके से वो व्याख्यान कर रहे थे और मेरे साथ में बैठे हुए जितने भी यहाँ पे मंच पे संस्कृत के ज्ञाता थे, जिस तरीके से उनके भाव आ रहे थे, तो ये जरूर लग रहा था कि बहुत ही उचित कोई यहाँ पे बात चल रही है। क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ, लेकिन पंकज जी से बोलूँगा, रास्ते में भी मुझे समझाएंगे कि उसका अर्थ क्या है। लेकिन मूलतः इस आज के कार्यक्रम के अंदर में जो ये पुस्तक जो सामने आई, और मैं अभी इसको देख रहा था, पंडित प्रमोद झा शास्त्री जी ने जो पुस्तक लिखी, हम सब उनके कृतज्ञ हैं
कि शास्त्री जी ने अपने विचारों को, जो अपने अनुभवों को इसमें जोड़ा। क्योंकि देखिए आज की जो हमारी जीवन है, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा जीवन जो है ना, अब हमारा जीवन नहीं रह गया है, ये एक प्रायोजित जीवन है। प्रायोजित जीवन इस तरीके से है कि हम जब सुबह उठते हैं तो पहले तो मैं जब छात्र था तो सुबह उठता था तो नमस्कार करता था या पूजा करते या उठते हुए कुछ अर्चना करता था, लेकिन अभी सबसे पहले अपने मोबाइल को देखता हूँ कि कोई ऐसा मैसेज तो नहीं है कि मेरे से कोई कार्य छूट गया हो या मेरे लिए कोई आदेश हो। और शाम तक 1.5 GB मैं खर्च कर चुका होता हूँ, और आप लोग भी खर्च कर चुके होते होंगे। अभी पंकज जी ने बताया कि किस तरीके से सोशल मीडिया यहाँ पे, और मैं अभी देख रहा था एक हमारा एक छोटा सा बच्चा अभी यहाँ बैठा था, अभी पता नहीं कहीं चला गया, उसके हाथ में कंटिन्यूसली पूरे समय वो मोबाइल में था। तो जो हम मोबाइल और ने जो हमारे ऊपर में ये जो हमारे जीवन को प्रायोजित कर दिया, हमारी सोच को सीमित कर दिया, जो हमें दिखाया जाता है, जो हमारे पे थोपा जाता है, हम उसी अनुसार चलते हैं। तो उस समय में इस पुस्तक का पढ़ना, इस पुस्तक का अनुभव जो शास्त्री जी ने लिखा है, हम सभी के लिए बहुत बहुत लाभ होगा। और साथ ही साथ मैं पंडित जी को बधाई देते देते एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान को भी बधाई देना चाहता हूँ, उनकी धर्मपत्नी को, कि अगर वो इनके पीछे नहीं होती तो शायद आज ये पुस्तक ना आ पाती। तो अगर वो इस सभागृह में उपस्थित हैं, मुझे पता नहीं कि वो उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम सब उनको ध्वनि से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करें कि अगर आप नहीं होते तो शायद आज ये नहीं आ पाते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूँ और पुनः पंडित जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी, मैं तो अभी इसको पढ़ रहा था, इसके अंदर में जो विचार हैं वो वाकई हम लोगों को हमारे जीवन के अंदर में अगर हम ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा इससे, कि क्या हम हैं और हमें किस तरीके से चलना चाहिए। जैसे एक मैं आपका पढ़ रहा था, जो मैं यहाँ उदाहरण के रूप में देना चाहूँगा, कि अगर मेरे सामने वाले ने भी मेरे पे द्वेष रखा है और मुझे कहीं नीचे गिराने की कोशिश की है, तो मुझे क्षमा याचना करनी है। क्षमा दूंगा तो उससे मैं बड़ा नहीं होऊंगा, लेकिन उसको अपने साथ खड़ा कर सकूंगा। बहुत ही उत्तम विचार हैं पंडित जी के, और ये पूरा पढ़ने पे ही इसके ऊपर में हमें और इसके अंदर में मंगल मार्ग मिलेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर ज्ञानतोष झा जी। डॉक्टर ज्ञानतोष झा जी हिंदी के प्रबुद्ध विद्वान हैं, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जब से ये इस कॉलेज के प्रिंसिपल बने हैं, कॉलेज का स्टेटस बहुत ही ऊंचा हुआ है। साहित्य और संस्कृति से अत्यधिक लगाव है। हिंदी, मैथिली, भोजपुरी तीनों भाषाओं को साथ लेकर चलते हैं, अर्थात जितनी प्रवाह हिंदी मैथिली में है उतनी ही भोजपुरी में है। यह एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। आइए स्वागत है डॉक्टर ज्ञानतोष झा जी। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी, समारोह के मुख्य अतिथि कुलपति महोदय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, मंच पर उपस्थित अन्य विद्वज्जन और सभागार में उपस्थित सभी विद्वान मित्र और मातृशक्ति, सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आदरणीय पंडित प्रमोद झा शास्त्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को, जो एक ज्ञान की परंपरा परिवार से, कुल से इनको
जो ज्ञान की सीख मिली और उस सीख को अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ करके जिस पुस्तक की रचना की और जिसका शीर्षक इन्होंने विचार मंगल रखा है, और जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा या इसमें लिखा भी है कि इनके त्वरित विचारों का यह संग्रह है। और मैं समझता हूँ कि ये विचार मंगल नहीं, मंगल विचार है। जो व्यक्ति गुरुकुल की परंपरा से शिक्षा ग्रहण करता हो, जिसने बचपन से लेकर संस्कृत की पाठशाला में जो पढ़ा हो, क्योंकि एक पूरी परंपरा थी इनके परिवार की जिसकी चर्चा बार बार मंच से हो चुकी है। सर्वतंत्र स्वतंत्र पंडित बच्चा झा, धर्मतत्व झा उर्फ पंडित बच्चा झा, और उनके सुपुत्र पंडित जगदीश झा, उनके सुपुत्र पंडित रतीश झा, और उनके सुपुत्र हैं पंडित प्रमोद झा शास्त्री। तो ये परंपरा पहले से चली आ रही थी, और मैंने इनके गांव में जाकर के वो संस्कृत पाठशाला भी देखा है जो इनके प्रपितामह चलाया करते थे, जिसमें जगह जगह से पूरे भारत से विद्यार्थी आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। ज्ञान की परंपरा और भारतीय ज्ञान की परंपरा, न्याय की परंपरा खास करके, जिसका वहाँ अध्ययन कराया जाता था। और मिथिला जगत में ही नहीं, काशी में भी सर्वतंत्र स्वतंत्र पंडित बच्चा झा का नाम और यश और कीर्ति वैसे ही फैलती थी। तो उस परंपरा के ये संवाहक हैं। अब जब परंपरा साथ में हो तो एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। हम सब लोग कहीं न कहीं अपने इस खोज में कि आजीविका अच्छी मिलेगी, या इस प्रयास में कि शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी, पलायन करके बिहार से दिल्ली आए। और मुझे लगता है कि पंडित जी भी इसी प्रयास में आए, और पांडित्य या कर्मकांड का काम इन्होंने, तो मैं ऐसा मानता हूँ, दिल्ली आकर के ही आपने आरंभ किया है। क्योंकि मेरा इनका साथ लगभग 28 साल का है, जब से मेरा इनसे परिचय है। तो उसमें मैंने इनको देखा है, एक पंडित, एक विद्वान, शास्त्र के जानकार, पूरे नियम निष्ठा रखने वाले, लेकिन साथ में लोक के प्रति, शास्त्र की परंपरा परिवार से मिली, लेकिन लोक के प्रति संजीदगी इनमें स्वयं थी। और जिसमें शास्त्र और लोक का समन्वय हो, वही व्यक्ति समाज के सच्चे मंगल की बात सोच सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि इनके मंगल विचार हैं। दूसरी बात कि आज की पीढ़ी, आज का समय, महानगर की भागदौड़, जीवन की चुनौतियां, तनाव, इतनी सारे वहापोह हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, तो वो तलाशता रहता है आत्मिक शांति कहाँ मिले, भटकता रहता है। कई लोगों के पास संसाधन है, बहुत साधन है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। तो मानसिक शांति को पाने के लिए 148 पृष्ठों की इस पुस्तक में 189 विचार हैं जो इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, और उन विचारों के माध्यम से कहीं ना कहीं एक रास्ता देने की कोशिश है, एक प्रयास है कि इस भागदौड़ में किस तरह से अपने आप को संयमित रखा जा सकता है।
अपने भीतर संतुलन बनाया जा सकता है, स्वयं को जागृत किया जा सकता है और स्वयं को जागृत करके परमात्मा को पाया जा सकता है, या साधना की पद्धति से ही साधक ही सत्य की परख या सत्य को समझ या सत्य को जान सकता है। ये सारी बातें कई सारे मैंने उलटते हुए इसके छोटे छोटे विचार देखे हैं और मुझे लगता है कि भविष्य में पंडित जी को इन विचारों को और विस्तार देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली संतति है, उसके लिए इस तरह की पुस्तकों की बहुत आवश्यकता है। ठीक अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूर्व के वक्ता हमारे मित्र डॉक्टर नितिन मलिक जी जो बात कह रहे थे कि किस तरह से पुस्तक हैं, लेकिन आज के युवक या जो नई पीढ़ी है वो पुस्तक से दूर होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न है कि इस तरह के पुस्तकों से छोटे छोटे विचारों के माध्यम से उनको जोड़ना, वो बड़ा लेख कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। तो ये भी एक बहुत उपयोगी चीज़ है इस पुस्तक कि उसके माध्यम से उसको उसके मन में, किसी के मन में कोई एक विचार पहुंच जाए, उसको प्रेरणा मिलती है, उसका जीवन बनता है। तो ये सारा प्रयास और जो इतना ये कार्य है, मैं समझता हूँ कि ये सफल होता है। इसके माध्यम से पंडित जी ने स्वयं लिखा है इस किताब के भीतर कि इनके पास लोग आते गए प्रश्न लेकर के, जिनको इन्होंने जजमान कहा, और उन प्रश्नों की प्रश्नाकुलता के कारण ये शास्त्र, गुरु, बड़े विद्वानों के पास और लोक की शरण में गए और उससे जो इनको एक सार तत्व मिला, उसी का संग्रह इस पुस्तक में इन्होंने किया है और उससे एक संदेश देने की कोशिश की है कि इन छोटे छोटे विचारों के माध्यम से जीवन को कैसे सरल और सुगम बनाया जा सकता है। तो पंडित जी, आपने जो अपने इन मंगल विचारों का संग्रह किया, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस ज्ञान की परंपरा की बात हम सभी लोग कर रहे हैं, या नवानी के ज्ञान की परंपरा की बात, जिसमें जो अभी बड़े विस्तार से पंकज जी बता रहे थे, तो उस ज्ञान की परंपरा को भी जो संस्कृत साहित्य में है, उसको भी हिंदी और मैथिली में अनुवाद करा करके पाठकों तक सहज सुलभ कराया जाए। ये भी एक दायित्व आपका भी और हम सबका है। मुझे लगता है कि इस पे भी काम करने की ज़रूरत है और उससे और बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएंगी। जैसा अभी नितिन जी ने कहा कि संस्कृत का इतना सुंदर उन्होंने व्याख्यान दिया, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया, तो वैसे ही ज्ञान को सुलभ करना या उसको सहज रूप में सभी तक सर्वसुलभ बना देना, जैसे इस पुस्तक के माध्यम से आपने किया है, तो ये दायित्व भी हम लोगों का है। और मुझे लगता है कि वो ज्ञान की परंपरा केवल पुस्तक या पोथी तक बंद करके नहीं रहेगी, जन जन तक अगर पहुँचे तो उससे समाज का भला होगा और कल्याण होगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से पंडित प्रमोद झा शास्त्री को जानता हूँ। इनका जो स्वभाव है, अपने काम के प्रति निष्ठा, काम के प्रति ईमानदारी, और जो कर्मकांड में भी मैंने इनको देखा है कि जिस तरह से एक साधक अपने लिए साधना करता है, वही साधना ये अपने उन जजमानों के लिए भी करते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं जो काम के प्रति एक ईमानदारी का भाव है, जिसमें वो ईमानदारी का भाव नहीं होगा, जिसमें वो मूल्यबोध नहीं होगा, वो व्यक्ति किसी भी तरह के विचार का प्रतिपादन नहीं कर सकता है। वैसे ये मंगल विचार तुलसीदास की तरह स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता है, लेकिन ये
सबके कल्याण के लिए है। और मैं समझता हूँ कि इस सभागार में बैठे हुए जितने लोग हैं और जिनके हाथ में ये पुस्तक जाएगी, इनके विचारों से सबका मंगल होगा। तो इस पुनः एक बार बधाई और आपको शुभकामना देता हूँ। और साथ में उस ज्ञान की, नवानी के ज्ञान की परंपरा को सर्वसुलभ बनाने के लिए भी हम सबको मिलकर कुछ करने की आवश्यकता है। आदरणीय कुलपति महोदय भी बैठे हैं, वो भी इस पर जरूर विचार करेंगे। तो ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक आभार सर। अब शब्द हो सारे तुम्हारे और मेरे भाव हो, शब्द हो सारे तुम्हारे और मेरे भाव हो, भावना की गीतिका से नेह प्रादुर्भाव हो। सर्जना संबंध की हो, कल्पना का गांव हो, सर्जना संबंध की हो, कल्पना का गांव हो, सूर्य आभा के किनारे नेह रूपी छाँव हो, नेह रूपी छाँव हो। और इसी नेह के साथ मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्र जी को। डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्र जी इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, मानवाधिकार और जेंडर डिस्कोर्स, कला संस्कृति, मैथिली हिंदी साहित्य, सब पर गहन शोध चलता है। और इनके बारे में मैं जितना भी कहूँगी आप सब जानते ही होंगे, तो मैं तो एक ही शब्द कहूँगी कि इनके बारे में कुछ कहना कम है। तो आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। परमादरणीय कुलपति महोदय, बड़े भाई प्रोफेसर देवशंकर डबीर, डॉक्टर नितिन मलिक, डॉक्टर पंकज जी और इस पुस्तक के लेखक आचार्य प्रबोध शास्त्री जी। मैं तो इस कार्यक्रम का अनधिकारी हूँ, अधिकारी नहीं हूँ। विज्ञान का विद्यार्थी, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा था, सिकल सेल एनीमिया पर काम कर रहा था। एक बीमारी होती है, हंसुए की तरह ब्लड का वो हो जाता है। और उसको लगा कि नहीं, संस्कृति की तरफ आना चाहिए, और उससे मैं संस्कृति की ओर आया और संस्कृति को सीख रहा था। जब संस्कृति पे आया तो मुझे लगा लोक की ओर जाना चाहिए, क्योंकि मिथिला में जो वेद परंपरा है उसका भी एक बड़ा खूबसूरत लोक है। ये आपको मिथिला में ही मिलेगा। मिथिला के किसी भी ज्ञानी की बात कीजिए तो उनका जो फोकलोर है बड़ा खूबसूरत है। आप या तो शंकराचार्य की बात कर लीजिए, मंडन की बात कर लीजिए, किसी को भी अयाची की बात कर लीजिए, उसका जो फोकलोर है वो इतना खूबसूरत है कि मिथिला में कहते हैं लोके वेदे। सुनो वेद वालों, तुम वेद इसीलिए हो कि हम लोक ने तुमको संभाल के रखा है। दिस इज द पावर ऑफ फोक इन मिथिला। हम उस धरती से है। और पंडित जी जो है, इनसे मेरा एक बड़ा ही आत्मिक लगाव है। मेरे ससुर शुक्ल यजुर्वेदी थे और वेद पाठी थे, कर्मकांडी थे, और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के एक गुरुकुल में प्राचार्य हुआ करते थे। उनके यहाँ एक बार वो आए, मेरी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने मेरा इनसे परिचय कुछ यूँ करवाया, पैर छू के प्रणाम करो, ये उस धरती के हैं, नवानी के, जहाँ पर कभी सर्वतंत्र स्वतंत्र बच्चा जहाँ हुआ करते थे। उस गांव के नहीं हैं, उस परिवार के हैं, और उनके प्रपौत्र हैं। उनके पौत्र श्री रतीश झा नैयायिक के पुत्र हैं। इनके वाणी में सरस्वती है, इनको स्पर्श कर लोगे तो सरस्वती खुश हो जाएगी। और तब से मुझे जो इनसे एक रिश्ता बना, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता बना। 6 भाई की इनकी भैयारी थी है, जिसमें इनके 3 छोटे अनुज जा चुके हैं। और एक दिन मेरे पास आए, मैं कह दूं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ, ना मुझे संस्कृत की जानकारी है, ना हिंदी की, ना मैथिली की। ये मेरे पास आए और कहने लगे कि मैंने कुछ लिखा है और इसको मैं तुरंत करना चाहता हूँ, 15 दिन के अंदर करना चाहता हूँ। इन्होंने नहीं कहा, किसी ने और कहा कि आज के दिन इनका विवाह का सालगिरह है,
तो उसकी बधाई देता हूँ आपको, आप लोग भी दे दीजिए। फिर मुझे लगा कि मुझे करना ही होगा। तो मैंने कुछ बंधुओं को कहा कि भैया इसका ग्रामर ठीक कर दो, ये ग्रामर मेरे बस का चीज़ नहीं है, वो तद्धति पद्धति समझ न आवे, कारक कठिन कंठ नहीं धावे, यही मेरी स्थिति थी कि कैसे ठीक करूँ इसको। तो कुछ लोगों ने किया, लेकिन गलती हो गई, मुझे बीच में बेंगलोर जाना पड़ गया, नेपाल जाना पड़ गया, रांची जाना पड़ गया, बीच बीच में मैं इनको छोड़ता रहा, लोग कार्य करते रहे, गलतियाँ हो गई। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि लर्निंग का सबसे बड़ा प्रोसेस होता है गलती करना, ट्रायल एंड एरर। गलती करते जाइए, सीखते जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम शुद्धता के नाम पर अति शुद्धतावादी हो जाते हैं, सुपर प्योरिस्ट जिसको आप बोलते हो, और सुपर प्योरिस्ट होना इज वेरी डेंजरस। वो ऐसे डेंजरस होता है कि कभी कभी जो प्योरिस्ट होते हैं, जिस काम को 1 साल में करना चाहिए 10 साल में करते हैं, प्योरिटी करके कोई कंसेप्ट होता नहीं है, अंत में उनको भी लगता है कि कहीं न कहीं कमी रह गई है। तो मैंने कहा कि चलो एक चीज़ तो हम कर ही लेते हैं। जब हमने कर लिया तो मुझे लगा मुझे कोई रिंग मास्टर चाहिए जो मुझे डांट के कान पकड़ के कहे कि गलती तो तुम कर गए हो। तो मैंने इसके लिए चुना प्रोफेसर देवशंकर नवीन को, और मैंने पहले ही कह दिया कि देखिए गलती हम कर गए, और उनको ये सब बताया नहीं ये बात की ऐसी परिस्थिति में हमने गलती की है। लेकिन ये 2000 कॉपी हमें छापनी थी, हमने मात्र 300 कॉपी छापी, और हमने कहा कि इन गलतियों का हम निदान करेंगे और उनको फिर से हम उसमें गलतियों को सुधारेंगे, क्योंकि अब गलती को सुधारना मनुष्य का काम नहीं है। इंजीनियरों ने इतना खूबसूरत प्रणाली बना दिया है कि आपका अनुवाद का 99% इंजीनियर कर देता है। कंप्यूटर में दे तो तुरंत 1 सेकंड मारे वो आ जाता है, 50 ऑप्शन दे देता है। उसी तरह से तो ये जो ग्रामर में जिसको गलती देखते हो आप लोग इंडिया में, उसको बड़ी हाय तौबा मचाते हो। इट्स ए कम्प्लीटली टेक्निकल कंप्यूटर ओरिएंटेड मिस्टेक विच कैन बी करेक्टेड इन 1 स्मार्ट ऑप्शन। तो वो हो जाएगा, इसके लिए फिर भी क्षमा चाहता हूँ। और जो इन्होंने काम किया है आप लोग पढ़ेंगे, मैं बताऊँ ये छोटे छोटी चीज़ है। जब आप सिनेमा बनाते हो, इसको आप ऐसे समझो, जो सुपर हिट फिल्म बनाते हो तो उसका एक फिल्म बनता है, उसको बोलते हैं मेकिंग ऑफ दैट फिल्म। तो इनकी परिवार में जो मैं फोकलोर की बात कर रहा था वहीं से समाप्त करना चाहूँगा कि इनके परिवार में जो ज्ञान की परंपरा रही है, ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग की जो परंपरा रही है, उस परंपरा को जो इन्होंने नज़दीक से देखा है, सुना है, अनुभव किया है, उसके ये प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। जो इन्होंने जिया है, समझा है, देखा है, परखा है, जाना है, उसकी मिट्टी को समझा है, वो सारे कण उसमें है जो किताबों में नहीं है। आप इनको कबीर कहिए ना, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखड़ की देखी। जो आंखड़ की देखी हुई बात है वो बात इसमें है, उस बात को खोजिए। अपने आप को आप उस लेवल में लाइए, कंडीशनिंग कीजिए, लोर में लाइए। ज्ञान से अगर आप फोक में लाएंगे तब इनको पढ़ेंगे तो छोटी छोटी बातों में भी आपको बहुत आनंद आएगा। सुभाषितानी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फ्लोटिंग वर्सेस। तो इनको आप फ्लोटिंग वर्सेस के रूप में देखिए कि ये धारा प्रवाह किस तरह से इनके विचार चलते हैं। और चूँकि मैं मंडन पर भी काम कर रहा हूँ, जिसके लिए प्रोफेसर देवशंकर नवीन, हमारे पंकज जी और सारे लोग बहुत साथ देते हैं। हम चाहते हैं कि मिथिला के जितने भी लोग हैं, जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, मिथिला के पंजी में एक चीज़ है जिसको बोलते हैं दूषण पंजी। दूषण पंजी में कि पंजी में जो कमियां हैं उसको दूषण पंजी कह रहा है। हम लोग पंजी की खूबियों को ढूंढते हैं, पंजी ने अपने कमियों की भी बात की है, हम उस पर भी बात करना चाहेंगे। और वो तब है जब हम परंपरा को हम प्याज के छिलके की तरह ओनियन पीलिंग करेंगे, उसको दर पर दरद उसको खोलते जाएंगे, ज्ञान अपने आप निखरता जाएगा। आने वाली जनरेशन भी स्मार्ट हो सकती है। हम शायद स्मार्ट बनाना नहीं चाहते या बनाने के लिए हम प्रयोग नहीं करना चाहते। इन्हीं शब्दों के साथ ये कहता हूँ, ये शुरुआत है। इस तरह से हम सर्वतंत्र स्वतंत्र बच्चा झा के पास फोकलोर के माध्यम से पहुँचेंगे
और हम आप मिलके एक नए परियोजना की संकल्पना कर सकते हैं। पुस्तक के लेखक को पुनः धन्यवाद, आप सभी को नमन, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे अगले वक्ता हैं परम आदरणीय श्री मुरली मनोहर जी, जो हम आज के हमारे मुख्य अतिथि भी हैं। मुरली मनोहर पाठक जी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आज इनके आगमन से मंच गौरवान्वित है। संस्कृत परंपरा के पालन करते हुए शोध कार्य करते हैं और बहुत ही गंभीर वक्ता हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए। आइए सर, स्वागत है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शरद पूर्णिमायाः पावनेस्मिन् अवसरे अथ च कोजागरी इत्याख्य मंगले पर्वणि समायोजितायाः अस्याः सदसः यत्र पुस्तकरत्नस्यास्य विचारमंगल इत्याख्यस्य लोकार्पणं जातं, विमोचनं जातम्। अत्रत्याः सदसः सादस्पत्यं निभालयन्तस्तत्र भवन्तः श्रीमन्तः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य आचार्याः, तत्रत्याः प्रोफेसर नवीन महाभागाः। नवीन इत्युक्ते सर्वत्र नावीन्यम् उद्भवति। तत्र प्राचीनता कुत्रापि न लब्धुं शक्यते इति कृत्वा नावीन्यं सदा तिष्ठतु इति आशासे च। एवमेव अधिमञ्चं विराजमानाः अम्बेडकर विश्वविद्यालयस्य दिल्लीस्थस्य कुलसचिवाः मलिक महाभागाः, मंचस्य एकस्मिन् कोणे विराजमानाः ग्रन्थस्यास्य लेखकास्तु न सन्ति, किन्तु आकारममुं ये प्रायच्छन् ते कैलाश महाभागाः, डॉक्टर आभा झा महाभागाः, ज्ञानेन तोषकराः ये सन्ति डॉक्टर ज्ञानतोष झा महाभागाः। एवमेव अस्याः गोष्ठ्याः विद्वत्समवायस्य सञ्चालनं कर्तुं या सूत्रधारत्वं वहति तादृशी मनोज्ञस्वरा अस्माकं भगिनी झा महोदया। अधिमञ्चमेव विराजमानाः अस्य मुक्तामणेः प्रणेतारः प्रसन्नवदनाः प्रसन्नाननाः नाम्न्येव प्रमोदं धारयन्तः आचार्यवर्याः प्रमोद झा शास्त्री महाभागाः मम पुरतो वर्तमानाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य आचार्याः सुन्दरनारायण झा महाभागाः। एवमेव नाना देहल्याः नानाभागेभ्यः समागताः तत्तच्छास्त्रप्रवीणाः तत्तत्कर्मकुशलाः बन्धवः
मातृशक्तिश्च। अत्र अधिमंचमेव केचन मणयः राराजन्ते तमाम, यान हम बहोः कालात् सम्यक् परिचिनोमि। ते सन्ति अस्मत् सुहृदः, प्रेष्ठाः, कनिष्ठाः, अवरजकल्पाः आचार्याः पंकज कुमार मिश्र महाभागाः इतरे चोपस्थिताः सभ्याः। वस्तुतः अद्यात्र मंगलेस्मिन् पर्वणि तत्र भवतां भवतीनां समेषां सर्वासां च पुरतः आत्मानं समुपस्थाप्य अत्यन्तं मोमुदीन्। मोदस्य कः विषयः? मोदस्य विषयः प्रमोद एव। प्रमोदे दृष्टे सति क्वापि अप्रमोदस्य स्थानं नैव लब्धुं शक्यते। यदि प्रमोदः अत्र अस्ति तत्र प्रमोदेव सर्वत्र स्यात्, प्रमोदेव तत्र स्थास्यति इति निश्चप्रचं ब्रूमः। अयं समवायः खलु कस्मात् हेतोः अत्र संजाघटी इत्यपि कस्यचन महन् महत्त्वं वरीवर्ति। तादृशं महत्त्वं संदधानः एकः वक्ता मन्ये करुणेश नामधेयः, करुणेश एव नाम, करुणेश नामधेयः अस्माकं पुरतः समागत्य भारतीय शास्त्रीय परंपरां अत्र प्रावर्तत, प्राकाशयत इत्यपि अस्माकं सर्वेषां कृते अत्यंतम आह्लाद विषय। थोड़ा हिंदी में बोलते हैं, नहीं आप लोग समझ रहे हैं, वैसा मुझे लग रहा है कि समझ रहे हैं। कल मैं पुणे में गया था, वहाँ सब मराठी भाषी थे। मुझको बुलाया तो मैंने संस्कृत बोला। जब थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि ये तो संस्कृत समाज नहीं है, उससे बहुत सारे विषयों के लोग थे। डेक्कन कॉलेज पुणे। तो मैंने कहा मैं अब हिंदी में बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा लग रहा है सर। और थोड़ी गरजती हुई संस्कृति, इस समय तो थोड़ा मंद्र स्वर से, कल पुराण था, ये अपराण है। मान्याः अत्र आगत्य मया यदुक्तम् आसीत् तत्तु अस्मत् अवरजेन प्रस्तुतम्। अत्रत्यं समग्रमपि वातावरणं मैथिलं सञ्जातम्। अत्र मैथिलः सुगन्धः प्राप्यते इति मया उक्तमासीत्। मम मैथिलैः समम् अत्यन्तं प्रगाढः सम्बन्धो वर्तते। कुत इति वक्तव्यं? मम विद्यास्थल्यां प्रयागे, प्रयाग विश्वविद्यालयस्य अहं स्नातकोऽस्मि। तत्र एका सकलेऽस्मिन् भारते भवन्तः विदन्त्येव यत् महामहोपाध्याय जयदेव मिश्र महाभागानां को न वेत्ति। तेपि षट् शास्त्रिणः आसन्। अस्माकं परम्परायां सर्वतंत्रा परतंत्राः, सर्वतंत्र स्वतंत्रा अथवा छः नाम्नः पूर्वं छः इति लिख्यते। षट् शास्त्राणां षण्णां शास्त्राणां ते विद्वांसः भवन्ति। एतादृशाः आसन् काश्यां मैथिलाः विद्वांसः महामहोपाध्यायाः जयदेवमिश्राः। तेषां पुत्राः आसन् महामहोपाध्याय उमेश मिश्र महाभागा। ये प्रयाग विश्वविद्यालये संस्कृत विभागस्य अध्यक्ष पदम् अलङ्कृतवन्तः। तेषां पुत्राः आसन् आचार्याः जयकांत मिश्र तीरभुक्ति महाभागा। तेषां नामानन्तरं तस्य गृहे लिखितमासीत् जयकांत मिश्रः तीरभुक्तिः इति अस्माभिः दृष्टमासीत्। ते आंग्ल विभागस्य अध्यक्षाः आसन्। काश्चन पंक्तयः अहम् अध्यापितः तेन। तत्र अध्ययनकाले आङ्ग्लभाषा अपि मम विषयः आसीत्, साहित्य, आङ्ग्लसाहित्य।
तस्य पुत्रः डॉक्टर रुद्रकांत मिश्र संस्कृत विभागे आचार्य आसीत्, येन अहम कठोपनिषद पाठितः, अतः एतादृशी मैथिल परंपरा मय्यपि वर्तते इति स्मारं स्मारं अतिशयं मोमुदि। अन्यदपि कारणं वर्तते। सप्तनवत्युत्तरैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे यदा हम पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कृते तिरुपति नगरीं प्राप्तवान् आसम्, तत्र 4 मैथिलाः आसन्। कुलानंद झा, बिकाऊ झा, रमाकांत झा, कमलेश झा इति 4 पंडिताः मैथिलाः आसन्। अहं मध्यप्रदेशीयः तदानीम् आसम्। मया साकम् एकः अन्योपि मध्यप्रदेशीयः पाण्डेय आसन्। वयं केवलं 6 उत्तरभारतीयाः तत्र आसन्, अन्ये 44 संख्याकाः दाक्षिणात्याः आसन्। अतः तैः सर्वैरेव दाक्षिणात्यैः वयं सर्वे पीडिताः सन्तः एकत्रीभूय चर्चां कृतवन्तः, कथं तर्हि उत्तरभारतस्य संस्कृतस्य रक्षा भवेत्, कथं तर्हि उत्तरभारतेपि संस्कृतज्ञाः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, संस्कृतं वदन्ति जनाः इति प्रस्थापयितुं कथं शक्येत इति अस्माभिः विचारः क्रियते। 6 अस्मासु अहं कनिष्ठः आसम्। ते यदा कदा वदन्ति स्म बबुआ, मां बबुआ इति रूपेण ते आकारयन्ति स्म। ए बबुआ, अन्यदपि वृत्तान्तं वच्मि। अहं होटलादिषु भोजनं न करोमि इदानीमपि। बाल्यकाले तु चायादिकमपि आपणतः न स्वीकृते स्म, इदानीं चायादिकं स्वीकरोमि, किन्तु अद्यापि कुत्रापि भोजनं न कृते यावन्ति दिनानि एते जानन्ति। एतैः साकं कनाडा देशे अस्माकं सप्ताहपर्यन्तं प्रवासः आसीत्। क्वचित् फलं स्वीक्रियते, क्वचित् दुग्धादिकं यथाशक्ति, क्वचित् मिष्टान्नादिकं मिलत् चेत् स्वीक्रियते, किन्तु भोजनम् अन्नं न स्वीक्रियते। वयं सर्वेपि 6 जनाः एकस्मिन्नेव प्रकोष्ठे शिक्षाशास्त्री छात्रावासे आसन्दिकायां तत्र आसन्। मया उक्तम् अहं कुत्रापि भोजनं न करोमि, तत्र भोजननिर्माणस्य काचन व्यवस्था नासीत्। अतः भवन्तः 5 जनाः गत्वा किञ्चित् भुक्त्वा आगच्छन्तु, अहं तत्र फलादिकं स्वीकृत्य तिष्ठामि। ते कथितवन्तः। तादृशः स्नेहः मम उपरि, ते सर्वे वयस्काः आसन्। कहा कि बबुआ, रउआ भोजन ना करें, हमनी कैसे भोजन करें। और कुछ हम ये समझने लगे, चूँकि 28 दिन एक साथ रहे, एक जगह पर है, तो हमको मैथिल काफ़ी समझ में आया। और भोजपुरी से बहुत, मैं भोजपुरी भाषी हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, तो इसलिए काफ़ी तालमेल था इसका। तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी 28 दिन भोजन नहीं करेंगे। आप ईजन हैं, हम डिबा हैं। ईजन, और ये उनकी भाषा में, उनके शब्द में, आप ईजन हैं, हम डिबा हैं। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मैंने उन सबका नेतृत्व किया, इन 6 लोगों का, और लड़ाई की। जहां अंग्रेजी में शास्त्रार्थ करना हुआ वहां अंग्रेजी में शास्त्रार्थ किया, जहां संस्कृत में शास्त्रार्थ करना हुआ वहां मैंने वेद पर, व्याकरण पर, मीमांसा पर, धर्मशास्त्र पर, ये सारे विद्वान हमारे साथ। हमने कहा 5 खड़े रहिए, पंक्तियां आप बोलिए, व्याख्या मैं करूंगा, भाष्य में करूंगा, और बताएंगे हम लोग कि उत्तर भारत तुमसे ज़्यादा समर्थ है, उत्तर भारत तुमसे ज़्यादा विद्वान है, तुम केवल दाक्षिणात्य करके जो कहते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने, तो फिर तय हुआ कि उत्तराधि मठ मिला, जहाँ वैष्णव ठाकुर जी का प्रसाद मिलता है। तो हम लोगों ने स्वीकार किया कि 28 दिनों तक केवल शाम का भोजन हम करेंगे, आपके साथ पैदल चल करके। दिन में क्या किया जाएगा, तो चूड़ा खरीद लिया गया 3-4 किलो, हमारे पास ही बड़ी थाली लोटा वोटा लेके गया था, तो मैं चूड़ा भिगोता था, और चीनी खरीदा गया 1-2 किलो, और चूड़ा दूध नहीं मिल पाया वहाँ, दही नहीं मिल पाया, तो चूड़ा और चीनी मैं इतना भिगोता था, और सबको अपने अपने कटोरे, ये मेरा काम था, और सबको हम लोग वही चूड़ा और चीनी खा करके दिन भर रहते थे। और शाम को उत्तराधि मठ जा करके प्रयास करते थे कि वहाँ पर सांगो पांग भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी और सब व्यंजन मिलता था। तो ये मेरा लगाव, ये मैंने, मैं हृदय से, मन से बोल रहा हूँ इस बात को, ये हृदय से, ये मिथिला के साथ मेरा लगाव है। और उसके बाद बहुत मित्र हमारे हुए, उनसे तो संपर्क है ही। उसके बाद अभी चंद्रभूषण जो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो हिंदी में नहीं बोलते, वो भोजपुरी में ही बात करते हैं, इस समय विदेश गए हुए हैं, और इनसे फिर जुड़ाव हुआ।
इनसे भी 8-10 साल पुराना भेंट तो हमारी कनाडा में हुई, लेकिन दूरभाषिक संबंध हमारा इनसे पहले से था। तो ये मिथिला की भूमि, तो उन जब 28 दिनों में शाम को हम लोग बैठते थे तो बहुत सारी मिथिला की परंपराओं को सुनाते थे। अब मैं विद्यार्थी जैसे सुनता था उनसे, बहुत अच्छा लगता था। ऐसे स्वागत होता है हमारे यहाँ, इस जितनी परंपराएं वहाँ के 30 त्योहारों की जो परंपराएं हैं वो सारी परंपराएं कहीं न कहीं से संक्रांत हुई। इसलिए मैं अपने को भी आधा मैथिल मानता हूँ। आप सबको उस रूप में प्रणाम करता हूँ, उस रूप में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। अब इस प्रकृतम अनुसरामः इदानीं, ये ग्रंथ नहीं ग्रंथ रत्न है। हमारे यहाँ सुभाषित रत्न भांडागार सदृश अनेक ग्रंथों की सर्जना हुई है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रमोद झा जी ने अपने जीवन के 69 वर्षों में जो समुद्र मंथन किया, उस समुद्र मंथन का ये मोती हमारे सामने इस ग्रंथ के रूप में कैलाश जी की सहायता से परोसा है। प्रत्येक 189 शीर्षकों की चर्चा हुई कि 189 शीर्षक हैं। प्रत्येक शीर्षक पर आप विचार करेंगे तो कोई न कोई संस्कृत की पुरातन सूक्ति अनुस्यूत है, कहीं न कहीं उसमें लगी हुई है। कोई, चाहे वो मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, चाहे उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत हो, चाहे आत्मोद्धार से लोकोद्धार हो, चाहे सुख और आनंद का अंतर बताया गया हो, चाहे मन के विविध स्वरूप बताए गए हों, सुख इंद्रियों के बारे में बताया गया हो, लोक कल्याण की भावना हो, इतने शीर्षक में सब स्थाली पुलाकर न्याय से मैंने देखा इस पुस्तक को। ये सारे रत्न सरल भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं। और आज के युवकों को, हम सब तो प्रबुद्ध होंगे इससे, आज के युवकों के लिए ये टॉनिक का और ये संजीवनी बूटी का काम करेंगे। क्योंकि जो लोग संस्कृत और संस्कृति से नहीं जुड़ना चाहते हैं वो कम से कम प्रमोद झा की इस किताब को पढ़ लेंगे तो कुछ पथिभ्रष्ट होने से बच जाएंगे, कुछ संस्कृति की रक्षा करने में समर्थ हो पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और प्रमोद जी को क्या कहूँ, जब से हमारी भेंट हुई है, वदनम प्रसाद सदनम सदयं हृदयम सुधा मुचो वाचः करणम परोपकरणम येषाम केशाम नते वंद्या। बदन, ये मुस्कुराते रहते हैं। किसी मुस्कुराते हुए व्यक्ति के सामने आप विषाद की बात नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा, और सदैव हृदयम, इनका हृदय भी उछलता हुआ दिखता है, उफान लेता हुआ दिखता है कि कैसे हृदय के भावों को आप तक संक्रांत कर दें। और वाणी जो बोल रहे हैं, सुधा मुचो वाणी, अमृतमयी वाणी। इनकी वाणी एक परंपरा की वाणी है, जो धर्मदत्त झा से लेकर के, जगदीश झा से होकर के, रतीश झा से होकर के और प्रमोद झा के रूप में आई है, बड़का बउआ के रूप में आई है। हमने देखा उसमें बहुत सुंदर, इन सब शब्दों को सुनकर ही कर्ण तृप्त हो जाते हैं, कान तृप्त हो जाते हैं। तो ये 4 पीढ़ियों की परंपरा है, एक परंपरा की बातें नहीं कही गई है। चारों पीढ़ियों का जो समुद्र मंथन होकर जो अमृत निकला है वह अमृत इस रूप में आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आज भी अभिजात होने की बात एक अलग होती है। आप कोई चीज़ कृत्रिम रूप से सीख लें, बनावटी रूप से सीख लें, उसका प्रभाव, और कोई चीज़ आप खानदानी सीखते आए हों, तो विद्या खानदानी होती है। चाहे वो कुम्हार की विद्या हो, चाहे वो लोहार की विद्या हो, चाहे वो पंडित की विद्या हो, आचार्य की विद्या हो। कुछ चीज़ें आपके, मैंने कोई परंपरागत नहीं पढ़ा, लेकिन इन शास्त्रों में प्रवेश इसलिए है कि हमारी भी एक पीढ़ी है, हमारी भी एक परंपरा है, विद्या की विद्यावंश है, विद्यावृक्ष है। तो इसलिए हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ने इस परंपरा को, इस मर्यादा को हमेशा, इस आभिजात्य को हमेशा प्रशंसित किया, हमेशा प्रतिष्ठित किया है। और मैं पूज्या मातृकल्पा, जो इनकी धर्मभार्या हैं, प्रतिभा जी, इनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ कि हर जगह प्रारंभ में भी कहा गया, कहीं न कहीं नारी होती है, वह नारी अगर घर वाली हो, अपनी धर्मभार्या हो, तो और क्या कहना। इसमें सौरभ और बरसने लगता है, 4 चांद लग जाते हैं, सोने में सुगंध आ जाता है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की प्रेरणा दे करके आपने ये ग्रंथ रत्न हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं आशा करता हूँ कि कुछ और इसका उपब्रंहण होगा, कुछ और नई चीज़ें जो छूट गई होंगी हमारी संस्कृत से, हजारों लाखों हैं, उनमें से कुछ और मोती
हमारे सामने चुन करके आएंगे और हम फिर मिलेंगे। मैं अधिक न कह करके शाम हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मंगल कामनाएं व्यक्त करता हुआ और पंडित प्रमोद झा जी को प्रणाम करता हुआ, इनकी पूरी परंपरा को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ जैसे व्यक्ति को बुलाया, इसके लिए भी धन्यवाद। प्रणाम। बहुत ही सुंदर। सर कह रहे थे कि इनकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही है, तो मुझे लग रहा है जहाँ यहाँ अधिकतर संस्कृत के विद्वान ही बैठे हुए हैं। तो सर आपकी बात सबको अच्छी तरह समझ में आ रही थी। और मैं तो ये कहूँगी कि 2 शब्द कहना चाहूँगी। कूकी कोयल सुरभि मन बसंते हुआ, कूकी कोयल सुरभि मन बसंते हुआ, भाव बिखरे छटा इंद्रधनुषी हुई, यूं उदासी भरा था अभी चित्रपट। आपके बोलने से पहले यूं उदासी भरा था अभी चित्रपट, उगते सूरज को फिर हम बनाने लगे। हमारे साहित्यकार में इतनी क्षमता है कि वो अब सूरज को बनाने की भी क्षमता रखते हैं। और अब आगे मैं जिनको आमंत्रित करना चाहूँगी उनके लिए भी 4 शब्द समर्पित करना चाहूँगी। शब्द है पुष्प और अर्चना गीत है, शब्द है पुष्प और अर्चना गीत है, याचना आरती वंदना दीप है, पुष्पमाला को ले कर समर्पण की हम, पुष्पमाला को ले कर समर्पण की हम, थाल पूजा के फिर से सजाने लगी, मीतने गीत का आचमन जोगिया, तार वीणा के फिर झंझनाने लगी। इसी 4 शब्दों के साथ मैं परम आदरणीय श्री देव शंकर नवीन जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, जिनकी अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम है। परम आदरणीय सर के बारे में मैं क्या कहूँ, हिंदी और मैथिली दोनों विषय से एमए हैं, अनुवाद विज्ञान में भारतीय 3 प्रमुख अनुवादक में एक हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। मैथिली हिंदी में अनेकों पुस्तकें प्रकाशित और प्रशंसित है। अनेक छात्र और छात्राएं इनके सानिध्य में पीएचडी कर चुके हैं और साहित्य अकादमी के एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं और अभी साहित्य अकादमी के अभी हैं, प्रेजेंट में हैं, मैथिली भोजपुरी अकादमी के सदस्य रह चुके हैं। आज मंच इनके आने से गौरवान्वित है। सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एक बार आप लोग तालियों के गड़गड़ाहट के साथ सर का स्वागत कीजिए। धन्यवाद सोनी जी। आज के इस पुस्तक लोकार्पण समारोह में मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि भाई प्रोफेसर मुरली मनोहर जी, पंकज जी, ज्ञानतोष जी, आभा जी, कैलाश जी, नितिन जी और इस आयोजन के केंद्र बिंदु पंडित प्रमोद झा शास्त्री जी, सभागार में उपस्थित सभी मित्रों, अब तक पहली पंक्ति तो मैं यह कहूँ कि अब मुरली मनोहर जी के मैथिल होने में क्या दिक्कत है। तो आज ही हम लोग इनको अब हम कह सकते हैं कि पाठक सरनेम
मिथिलांचल में भी चलता है। तो मेरे साथ एक सूर्यनाथ सिंह नाम के रिसर्च स्कॉलर जब JNU में PhD करता था तो रहा करते थे, तो उनके आसपास इतने मैथिल थे और मेरे साथ इतने रहते थे कि बाद में लोग जब उसको ढूंढने आते थे तो हॉस्टल में पूछते थे सूर्यनाथ झा का कमरा कौन है। तो झा मतलब लोग समझते हैं मैथिल, पर पाठक भी मैथिल होते हैं। बात अब मैं शुरू करता हूं कि सबसे पहले 2 कारणों से आचार्य प्रमोद झा जी को बधाइयाँ। पहली बधाई तो आज उनके विवाह का वर्षगांठ है, जैसा कैलाश जी ने सूचित किया। और दूसरी बधाई कि इतनी सुंदर किताब विचार मंगल छप कर आई है और आज इसका लोकार्पण हुआ है। इस किताब के लिए प्रमोद जी को अनेकशः बधाइयाँ। उम्र में मुझसे 8 वर्ष बड़े हैं, तो मैं भौजाई भी शायद बैठी हैं सामने, दोनों को ये बधाइयाँ। पहले मैं बात शुरू करता हूँ कि कैलाश जी ने इस किताब के संबंध में कुछ अशुद्धियों का उल्लेख किया था। संस्कृत के विद्वान लोग बैठे हुए हैं। मैंने अब तक जो समझा है, मैं विधिवत संस्कृत का छात्र नहीं रहा, 11वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ता था, लेकिन हाई स्कूल में जो संस्कृत पढ़ाते थे पंडित जी, वे मुझे संस्कृत श्लोकों के उच्चारण के लिए पता नहीं मैं अच्छा करता था या क्या, बहुत तारीफ करते थे और बहुत मानते थे। एक बार उनको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट नहीं आता था, लेकिन मैंने परीक्षा की कॉपी पर अपना नाम अंग्रेजी में लिख दिया था। होता ये था कि वार्षिक परीक्षा में जब वे कॉपी जांचते थे तो सबसे पहले मेरी कॉपी ढूंढ के निकाल लेते थे और उसको देखे बिना उस पर उच्चतम अंक देकर बाकी की कॉपी जांचते थे। और एक बार कॉपी दिखाने आए तो बोले, रे तुमने परीक्षा नहीं दी है? मैंने कहा जी दी है। तो निकाल कॉपी अपनी। तो कॉपी निकाल के जब दी और नाम था अंग्रेजी में, उनको अल्फ़ाबेट तक नहीं आता था अंग्रेजी का, कहा हराशंख कहीं का, ये मेरे विषय में नाम लिखता है अंग्रेजी में। दूसरा स्पष्टीकरण जरा नितिन जी के बारे में 2 अनुवाद पढ़ाता हूँ, और उन्होंने संस्कृत के भाषण को जो कहा कि मैं थोड़ा ही समझा। मैं नितिन भाई दावा करता हूँ, अनुवाद पढ़ाता हूँ, ये सज्जन आपको समझाने के भाव से उतनी ही बात 20 बार कह दें, पढ़ दें आपके सामने। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो पाठ समझने में सबसे कठिन लगे उसका अनुवाद करना शुरू कर दीजिए, उससे सहज कोई पाठ नहीं होगा। और ये 20 बार आपको सुना दें तो उसके बाद आप समझने लगेंगे। तीसरी बात यह कि मैं मिथिला का हूँ मगर सहरसा जिला का हूँ, और मेरे गांव में जब कभी कोई वैचारिक या किसी तरह के वर्चस्व के भाव से कहीं पर थोड़ा आधिकारिक रूप से बोलने लगते थे तो उसे बाकी लोग फटकारते हुए कहते थे, भाग यहाँ से, बड़े बच्चा झा बने फिरते हैं। ये मेरे गांव में जब कैलाश जी ने पहली बार यह बात कही मुझे कि इस किताब के लोकार्पण में शामिल होना है, तो ऐसे बच्चा झा के वंशज के द्वारा लिखी गई इस किताब के लोकार्पण का मैं भागी बना, इसमें शामिल हुआ और आज इस पर बोल रहा हूँ। इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं कैलाश जी और प्रमोद जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, इस किताब के बारे में जब आप इस किताब को तो निश्चय ही हर कोई पढ़ें, दिक्कत तो ये ज़रूर होगी कि इस किताब को हिंदी में है तो हिंदी की किस विधा में रखी जाए। ये शोध है नहीं, क्योंकि ये अपनी बात एक लेखक के मन की बात है, अनुभव की बात है जो कही गई है। ये कहानी है नहीं, ये आलोचना भी नहीं है। तो ऐसी सूक्तियाँ संस्कृत में प्रायः श्लोकों में लिखी जाती रही है, गद्य में भी लिखी जाती होगी मेरा ख्याल है,
तो संस्कृत परंपरा से सारी चीज़ें जब हिंदी वालों ने उधार ली है तो यह भी ले लिया जाएगा कि एक सूक्ति परंपरा में ये विचार मंथन की किताब है। और थोड़े दिनों प्रकाशन संस्थान में भी काम किया है। मुझे नहीं पता कि इसके प्रकाशक ने ये बात सोची या नहीं, मगर आदरणीय प्रमोद जी, इसके जो आवरण बनाने वाली महिला हैं श्रीमती पूनम मंडल, उन्हें आप मेरी तरफ से बधाइयाँ जब मिलें तो ज़रूर दे दें। आप जिनके जिनके हाथ में है वो किताब से देखें। इस किताब के अधिकांश शीर्षकों में इस बात की धारणा प्रस्तुत की गई है कि ज़्यादा उड़ो मत भाई, ज़मीन पर आओ। इसके ऊपर में देखिए, ऊंचाई में जितनी जाएंगे तो ऊंचाई में देखिए कि हरियाली कमती जा रही है, और ज्यों-ज्यों ज़मीन की तरफ नीचे उतरेंगे तो हरियाली और सुखमय वातावरण इसमें भरता गया है। दूसरी बात कि इस किताब में मुख्य रूप से प्रेम पर जितना बल दिया गया है, मैं अपनी नज़र से प्रेम और क्रांति इस दोनों को एक ही भाव से देखता हूँ, क्योंकि दोनों ही भाव ऐसे हैं जो किसी न किसी स्थापित जड़ मान्यता को तोड़ते हैं। प्रेम भी और क्रांति भी। क्रांति तब होती है जब मनुष्य के लिए सहज जीवन का वातावरण नहीं रहने दिया जाता है, तो मन में असंतोष होता है, और सहज जीवन के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम के लिए वह क्रांति होती है, और जो एक असहज वातावरण है उसको तोड़ने की चेष्टा की जाती है। मित्रों, हम लोग इस समय सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, अर्थात घृणा करने के लिए ही शायद हम लोग जी रहे हैं। सोशल मीडिया का सही निराकरण, यदि सोशल मीडिया पर जितने भी समाचार आते हैं, जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया पर देने वाले लोग हैं, जिस किसी भी आयोजन में जाता हूँ यही देखता हूँ कि आने वाले लोग एक मन पहले से बनाकर आते हैं कि किसी को टारगेट करना है। क्यों करना है ये उसको न सुनना है और न इस पर विचार करना। वो एकदम कोई लक्ष्य होता है, और जाकर क्या सुना क्या नहीं सुना वो नफरत करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये हमारे समाज में इतना जड़ हो गया है, ये बात इतनी जड़ हो गई है कि जहाँ से बात शुरू की थी आभा जी ने, कि इस किताब के जरिए प्रमोद जी ने देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण चुकाने की चेष्टा की है, और चुका ही लिया है। यह कहना मेरा नहीं है कि अचानक से प्रमोद झा जी बच्चा झा जी बन गए, मगर उस परंपरा में हम ये देखें कि पितृ ऋण तो कुछ तो होता है, और देव ऋण ऋषि ऋण की व्याख्या जिस तरह से आभा जी ने की, उधर मैं फिर से नहीं जाना चाहता हूँ कि यह ऐसा समय है जहाँ पर हमें सोचना है कि विचार, जब सारे ही विचार जो अपने विरोधियों के विरोध से नहीं मरते, वे विचार प्रशंसकों की प्रशंसा और चाटुकारिता से मर जाते हैं। इसका यदि आप मुझसे आप सारे लोग उदाहरण पूछें तो पिछले 2500 वर्षों के उदाहरण में पहला नाम मैं लूँगा बुद्ध का, दूसरा नाम मंडन मिश्र का, तीसरा विद्यापति का, चौथा कबीर का, पांचवा रैदास का, छठा मार्क्स का। ये सारे के सारे लोग, इन सब के विचार जो जब कहीं स्खलित और वो अपमानित होते देखे गए हैं, वे इनके प्रशंसकों की चाटुकारिता से, शंकराचार्य, जिस शंकराचार्य को कहा जाता है, शंकराचार्य के विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, जिस शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि मंडन को उन्होंने परास्त किया था,
सरासर गलत बात है। और वो 6वीं-7वीं शताब्दी के मंडन मिश्र और शंकराचार्य 14वीं शताब्दी में किताब लिखी गई शंकर दिग्विजय, जिस शंकर दिग्विजय के स्वयं उत्स हैं आनंद दिग्विजय, माधवाचार्य तो शंकराचार्य, ये इसके हैं शंकर दिग्विजय के। और मात्र 32 वर्ष की आयु तक जो शंकराचार्य जीवित रहे, जीवन भर सन्यासी रहे, बेचारे ने माँ के ये अंत्येष्टि तक के लिए अकेले कंधे पर लेकर माँ की लाश जलाई। उस शंकराचार्य को चाटुकारिता में माधवाचार्य जैसे पतित व्यक्ति ने उस शंकराचार्य को परिस्त्रीगामी बना दिया। आत्मा का शंकराचार्य तो अद्वैतवाद के पोषक थे ना, तो फिर अद्वैतवाद क्या? आत्मा उनका जब उनके प्राण प्रविष्ट हुए अमरूक में और जब सब जाकर जब भोग भाग किया, तो ये देख लीजिए पतितपना कैसा है कि चाटुकारिता में और बौद्धिक शत्रुता में किस तरह की स्थितियां आती है। यह समय आज, तब की बात तब थी, आज ऐसे घनघोर समय में हम आ गए हैं कि हम विचार से घृणा करने के लिए ही हमारा समाज जी रहा है। ऐसे समय में आदरणीय प्रमोद जी की हिम्मत देखिए कि वे विचार में मंगल ढूंढ रहे हैं, और इस विचार में कुछ बातें, एक आध उदाहरण यदि आप देखें कि क्रिया का स्वरूप नहीं उद्देश्य देखा जाए। इसमें एक पंक्ति है कि चंदा संग्रह अब अपने ढंग का एक अनोखा व्यवसाय बन गया है। इसका दोहन करेंगे, मैं अभी कुछ और पंक्तियां इन सब पर कहूँगा। ऐसे ही विचार ही नहीं कार्य भी कीजिए। इसमें एक पंक्ति है, विचारों और क्रियाओं का संतुलन जब बिगड़ जाता है तब मनुष्य का मानसिक संतुलन भी सुरक्षित नहीं रह पाता, जिसको राजकमल चौधरी ने कहा कि मैं और मेरी कविता एक समय में एक ही उद्देश्य से एक ही बात सोचता हूँ और एक ही बात करता हूँ। तो मनुष्य का कथनी और करनी में भेद मिट गया है। अभी ज्ञानतोष जी ने जिस लोक और शास्त्र की तरफ इशारा किया, यहाँ पर मैं हिंदी भी पढ़ता हूँ, मैथिली भी पढ़ता हूँ, दोनों ही भाषाओं के दो विशिष्ट विद्वानों का उल्लेख करता हूँ। हिंदी से हजारी प्रसाद द्विवेदी और मैथिली से रमानाथ झा। दोनों ने इस दुनिया को देखने की जो सही दृष्टि बताई, वो बताई कि लोक और शास्त्र दोनों से मिला हुआ। आप में से जितने लोग मैथिल हैं सब सोच देख लीजिए और किसी भी विवाह की रात को याद कर लीजिए कि पंडित थोड़ी देर शास्त्र का कर्मकांड कराते हैं और महिला को विधकरी को बुलाते हैं, अब आप लोग अब अपना काम कर लीजिए। थोड़ी देर शास्त्र, थोड़ी देर लोक, थोड़ी देर शास्त्र, थोड़ी देर लोक चलता है। अभी अभी पिछले बरस हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं, कवि, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुए हैं। बहुत सारे लोग उनके बारे में मुझसे लड़ते हैं। मेरे मित्र आगे बैठे हैं, शायद नाम जान गए, ज्ञानतोष जी भी नाम जान गए, और उनके बारे में कहते हैं कि बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। मैंने कहा भाई इस व्यक्ति को फांसी दे दी जानी चाहिए। इसको समझ ही नहीं है, ना कविता की समझ है। कविता की समझ हो भी तो ये लोक का उपयोग क्यों करता है। उसकी कविता की एक पंक्ति सुनिए, डोली में बैठी चुक्कू मुक्कू चली। आप कल्पना कीजिए कि डोली में कोई भी स्त्री, डोली तो सब जानते होंगे, सब नहीं बैठे होंगे, आज की महिलाएं भी नहीं बैठती डोली में, लेकिन कल्पना कीजिए कि डोली में चुक्कू मुक्कू बैठकर कोई जा सकता है। कोई वो कंधा पर डोली रहे और कोई महिला उसमें चुक्कू मुक्कू रहे तो वो 2 कदम नहीं चल सकता है। लोक की समझ जरूरी है। लोक का उपयोग करने से पहले लोक की समझ जरूरी है। जिस लोक की समझ
जिसकी ओर पंकज जी भी चर्चा कर रहे थे और ज्ञानतोष जी भी चर्चा कर रहे थे प्रमोद जी के संबंध में। और पंकज जी ने जो इनको बताया कि ज्ञान की पारंपरिकता के निरंतर्ज को बनाए रखने के जो ये एक स्रोत हैं, ऐसे में जितनी सारी बातें इन्होंने लोक को लेकर इसमें की है, बात निश्चय ही मुरली मनोहर जी ने बताई कि इसके सारे जो शीर्षक हैं वे किसी न किसी संस्कृत की सूक्ति से हैं। ये बात मैं भी कह सकता था, पर मुझसे अब तो थ्रू हॉर्सेस माउथ आप सबके सामने है, तो अब तो इसमें कोई विवाद नहीं है, संदेह नहीं है। और ये सारी पंक्तियाँ संस्कृत से लिए जाने के बावजूद ये बात यहाँ आ रही है कि इसका टूल्स जो है, औजार, जो हमारे गुरु नामवर जी ने कहा है कि अकल सही हो तो आलोचना के लिए एक पेचकस काफ़ी है, तो वो जो पेचकस का इस्तेमाल इन्होंने किया है सभी 189 संकेतों में, वे सब सारे के सारे वही पेचकस लोक का है और धारणा शास्त्र का है। और इस लोक और शास्त्र की धारणा का बहुत ही बेहतरीन उपयोग इस किताब में किया गया है। थोड़ा सा फिर वहाँ वापस जाते हैं जहाँ से कैलाश जी ने बात शुरू की, अशुद्धि की। मुझे बताया गया है, पिताजी बचपन में रटाया करते थे लघु सिद्धांत, कौमुदी, अय्युन, ऋलृक, हैवरक, ये सब, और बहुत गुस्सा आता था। और बच्चा था, क्या करता था, इतने डंडे पड़ते थे, रटते रटते थोड़ा सा रटे, फिर रट नहीं पाए। अब पश्चाताप हो रहा है कि यदि उस समय रट लिया होता तो आज विद्वान कहलाता। बेवकूफ़ का बेवकूफ़ रह गया, मगर संस्कृत का ज्ञाता तो नहीं ही हूँ, हिंदी मैथिली थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, पर बताया गया है हमें बचपन से कि पाठक 3 कोटि के होते हैं। तो सबसे पहले तीसरी कोटि से शुरू करते हैं, अधम कोटि के। अधम कोटि के पाठक उसे कहते हैं जो गद्य को भी लय में पढ़े और अशुद्ध शब्द को भी अशुद्ध पढ़कर आगे निकले, ये अधम कोटि के पाठक हैं। और उत्तम कोटि के पाठक हैं जो अशुद्ध भी हो तो शुद्ध पढ़कर आगे निकल जाएं और बात समझ लें। तो मैं समझता हूँ अपने गुरु मायानंद मिश्र की तरह, जो रह गए, जो चले गए, वे खखरी हैं, और जो रह गए वे धान हैं। आप सबको मैं यह समझता हूँ कि आप सब के सब उत्तम कोटि के पाठक हैं। कुछ हिज्जे की भूलें हैं, कहीं कहीं व्याकरणिक संरचना भी गड़बड़ है, और थोड़ा सा जिसमें न लेखक का दोष है न इसके संपादक का दोष है, वो प्रकाशक के प्रकाशन सौष्ठव के कौशल का दोष है कि ये जो चला है गूगल, कोई फ़ॉन्ट बताइए ना, जो वो गूगल मंगल, ये किताब छपने का काम अक्सर या तो इसमें होता है, पेज मेकर में होता है, या और भी किसी किसी कार्यक्रम में होता है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं। तो ये अभी मुझे बता रहे थे कैलाश जी कि अभी कम ही प्रतियां छपी है, और ये सब दोष दूर हो जाएंगे। छापे की गलतियां तो आज तक ऐसा कोई भी ऐसी किताब मुझे नहीं दिखी। मैं स्वयं जो इस कला में 16 बरस तक नौकरी की, मेरी अपनी ही किताब में छापे की भूलें रहती हैं, जो अगले संस्करण में शुद्ध की जाती है, पर अब अगला संस्करण तो हिंदी की किताबों में और मैथिली की किताबों में आता नहीं। इस किताब के अगले संस्करण आएँ और आप सब इस किताब से घनघोर रूप से लाभान्वित हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इस कामना के साथ आचार्य प्रमोद जी को बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। कैलाश जी ने और प्रमोद जी ने मुझे यह अवसर दिया कि इतने सारे विद्वानों को सुनूं और आपके सामने अपनी कुछ बात रख सकूं। इन सभी बातों के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार,
विद्यापति की पंक्ति याद करूं, बर सुख सार पावल तू तीरे। आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक आभार सर। अब धन्यवाद ज्ञापन, अब तो कोई बचे नहीं है। शरद पूर्णिमा के चांद की सुंदरता और उनकी आभा अभी इस महफिल में दिख रही है, सबके चेहरे की चमक से परिलक्षित भी हो रही है। ज्ञान की यह चमक निश्चित रूप से सुंदर भविष्य के नवनिर्माण में अनेक प्रतिमान गढ़ने में सफल होंगी। हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आप लोगों को देनी थी कि 10 दिसंबर को हिंदी भवन में समय 3 बजे से मिथिलाक्षर सम्मान समारोह होने जा रहा है। संस्थापक हैं पंडित श्री कौशल जी, इनके लिए एक जोरदार ताली आप लोग बजाएं। और इनके द्वारा आप लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि 10 दिसंबर को आप लोग 3 बजे हिंदी भवन में आकर के और मिथिलाक्षर सम्मान समारोह को आप लोग सुंदर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी और लेखक महोदय के सुपुत्र हैं श्री संजीव झा जी आएंगे और इनका स्वागत करेंगे। श्री जगदानंद झा मनु जी का स्वागत हो रहा है। संजीव जी जो साहित्यकार हैं हिंदी क्षेत्र में, इनका भी सराहनीय कार्य है, शोध कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं जगदानंद झा जी को। बोला के स्वागत करेंगे। चूँकि अपने सब गोटे एहिठाम मिथिला से छी और बेसी लोग मैथिल छी एहिठाम, तऽ मैथिली भाषामे बाजैमे सेहो कोनो असुकर्ज नहीं छै। हाँ, चूँकि हिंदी किताब रहे आ हिंदी के ई कार्यक्रम रहे तऽ एति काल से हिंदी बाजना एकटा कौशल जी बहुत खुश भऽ गेलखिन मैथिली के नाम से। तऽ आओ परम आदरणीय श्री कैलाश कुमार मिश्रा जी के एकटा आग्रह छनि कि अब चूँकि कार्यक्रम अंत के तरफ जा रहल छै, समाप्ति के तरफ जा रहल छै, तऽ एकटा समदाउन भऽ जाए। किएक तऽ अपना सबके मिथिला में ई परम्परा छै कि कोनो चीज खात्मा एकटा समदाउन से होइ छै, तऽ ओ कोशिश कर रहल छी अपने सबके संगे। की है नाई डोर लगिले नीर मोहिया, लगौले नीर मोहिया,
किछु नाही औरो दिखाय, सुधि बुद्धि बिसरल, बाटो घाट भटकल, बाटो घाट भटकल, सांसो अटकी रही जाय, सांसो अटकी रही जाय, जियब की मरलोनी जाय। प्रीतक रीत अनरीत रे जोगिया, रीते रे जोगिया, सब किछु उचिते बुझाय, सब किछु उचिते बुझाय। त्रिशीत नयन नयन चैन हारिलेछ, चैन हारिलेछ, लिखल लीलार मिटाय, लिखल लीलार सजाय, जियब के मरलोनी जाय। प्रीतक फांसक बान्हल भारी, बान्हल भारी, अकसक दिवस बुझाय, अकसक दिवस बुझाय। कछ मछराते दिन नहीं बीतै छै, दिन नहीं बीतै छै, दै गेल बिकट सजाय, दै गेल बिकट सजाय। केहन ई डोर लगौले नीर मोहिया, लगौले नीर मोहिया, जियब की मरलोनी जाय, जियब की मरलोनी जाय, जियब की मरलोनी जाय। अब आबैत जगदानंद झा मनु जी धन्यवाद ज्ञापित करैत। आदरणीय प्रोफेसर श्री देवशंकर नवीन जी, सभी विशेष अतिथि व मंचस्थ गण्यमान्य विद्वजन एवं हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम और जो मैथिली भाषी सी तिनका लेल आई कोजगरा के बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी का हार्दिक धन्यवाद कि आप अपने अपने व्यस्त शेड्यूल से अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज यहाँ उपस्थित हुए। आज पंडित प्रमोद झा जी की पुस्तक विचार मंगल के विमोचन में यहाँ आकर हमने विद्वान जनों की बातों से अमृत तो प्राप्त करी ही, साथ में इस खुशी का महसूस जो पंडित जी को मिला है उसके लिए वो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देते हैं उनके पूरी टीम की तरफ से। लेखक पंडित प्रमोद झा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोक कल्याणार्थ इतनी बेहतरीन पुस्तक विचार मंगल की रचना करी। मुझे प्रभु कृपा से विचार मंगल को पढ़ने का सौभाग्य मिला। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ,
जो इस पुस्तक के बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अधिकांश मनुष्य मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखता है, शायद हम सभी भी। मुझे ये नहीं पता कि मृत्यु की बाद की दुनिया क्या है, मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आज के न्यू जनरेशन, आप तो सर्व ज्ञाता है, लेकिन जो मेरे जैसे समान व्यक्ति हैं, अगर ऐसे व्यक्ति भी इस किताब को पढ़ ले तो उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा नहीं, इसी धरती पे इसी जीवन को अपना स्वर्गमय जीवन बना सकता है। यह इस किताब की शक्ति है, जो कि अपने पूरे जीवन के आध्यात्म रूप से जितने भी पंडित जी ने निचोड़ा है अलग अलग ग्रंथों से, वो हम सब के सामने स्वेच्छा से रख दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ गुरु माँ यानी श्रीमती प्रमोद शास्त्री जी, जिनकी प्रेरणा और ऊर्जा ही है जो इस पुस्तक के में शब्द के रूप में उतारने के लिए प्रेरित किया प्रमोद शास्त्री जी को। साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ श्री कैलाश जी, उनके अथक प्रयास और मेहनत, प्रेरणा, अगर बोलूँ तो पंडित जी की शब्द को आज पुस्तक के रूप में उतरने तक का अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ दिया जाए तो कैलाश शास्त्री जी है और कोई नहीं। इसके साथ साथ धन्यवाद आज के सूत्रधार, जिनके स्वर मधुर स्वर में हम सभी लोगों को बांधे रखा, जिन्हें हमने सुना है, और मैं तो कहूँगा उनके स्वर में माँ सरस्वती की बात है। श्रीमती सोनी चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी श्रोतागण, आप सभी श्रेष्ठ विद्वजन, जिनके द्वारा आज इस हॉल को ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि ये किसी देवशाला का वर्णन हो और हम सब उसका आनंद ले रहे हैं। और धन्यवाद, मुझे यहाँ कुछ बोलने का मौका मिला, इसके लिए फिर से एक बार सोनी जी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। अब परम आदरणीय श्री संजीव जी, जो सुपुत्र हैं लेखक महोदय के, साहित्यकार हैं, और वो भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है तो दो चार शब्द बोलना चाहते हैं। आइए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय कुलपति महाराज श्री प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर देवी शंकर नवीन जी, और आज के हमारे विशेष अतिथि हमारे श्रद्धेय डॉक्टर ज्ञानतोष झा जी और डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी, डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्री, डॉक्टर आभा झा, मैं सबका हृदय के गहराई से बहुत ही आभार करता हूँ। साथ ही उन लोगों को नमन करता हूं कि उन्होंने अपना काफ़ी बहुमूल्य समय निकाल कर आज इस कार्यक्रम में उनका आना हुआ। मैं अपने परंपरा से प्रदत्त एक सरस्वती वंदना बच्चा झा जी के परंपरा से पढ़ूंगा कि तब कर कमल स्थाम स्फाटिकिम अक्षमालाम नख किरणा विभिन्ना दाडिमी बीज बुद्ध्या प्रतिपल मनुकर्षम येन कीरो निषिद्ध सभवतु बम भूत्यै वाणी ते मंदहासः। यह हमारे परंपरा से प्राप्त सरस्वती की वंदना है, और मैं आज इस पावन अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि आप सबका अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है, आभार है कि आज इस सुअवसर पर पधार कर आपने हमें अनुग्रहित किया है। भारतीय नव्य न्याय दर्शन के अपर गंगेश सर्वतंत्र स्वतंत्र पंडित बच्चा झा जी के नवानी पीठिका के बारे में हमारे राष्ट्र कवि अवध बिहारी सिंह जी की पंक्ति है कि स्मरण नालंदा की संभाव्य सूचना, विस्मरण नवानी की घोर मूर्छना। और पद्म भूषण हमारे बलदेव उपाध्याय जी ने लिखा है कि उनके मस्तिष्क से दर्शन की नित्य नवीन कोटियां उत्पन्न होती थी। उसी परंपरा में आज प्रथम पुष्प रचना धर्मिता के, उसी परंपरा में आज प्रथम पुष्प हमारे पिता पूज्य पंडित प्रमोद झा जी ने विचार मंगल के रूप में प्रस्तुत किया है।
आशा है कि यह सारस्वत परंपरा, जिसका संवहन मेरे पिताजी ने कौलिक परंपरा के रचना धर्मिता के अनुकूल किया है, यह हमारे लिए शारदीय अनुष्ठान है और यह हमें उत्प्रेरित कर रहा है कि इस रचना धर्मिता की परंपरा को हम संवाहित करें, अग्रसारित करें। आप सबका कोटिशः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी अतिथियों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप उसे ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद, आभार।